डिस्क्लेमर, ये कहानी और इसमें बयान किए गए तमाम किरदार महज तफरीक और कहानी सुनाने के मकसद के लिए हैं। आज वीडियो में शामिल आवाज़ और मनाज़िर के कुछ हिस्से 18 साल या उससे ज़्यादा उम्र के सामने के लिए मौजूद हो सकते हैं। अगर आपकी उम्र 18 साल से कम है तो बराए करम अपने वालिदैन या सरपरस्त की इजाज़त से ही ये कहानी समाअत फरमाएं। ये एक चाइनीज़ नावल का उर्दू तर्जुमा है जिसका मकसद उर्दू सुनने वालों तक चीनी अदब, मार्शल आर्ट्स, एडवेंचर और सबक आमूज़ कहानियां खूबसूरत अंदाज में पेश करना है। शुक्रिया जी दोस्तों, कैसी लगी आपको यह शानदार कहानी? हमें पूरी उम्मीद है कि इस आलमी शोहरत यफ्ता स्टोरी से आप भरपूर एंजॉय कर रहे होंगे। अब यह कहानी अपने सबसे सनसानी खाइज मोड पर पहुंच चुकी है, जहां हर नए चैप्टर के साथ नए एडवेंचर्स, खतरनाक चैलेंजेस और हैरान कुन राज सामने आ रहे हैं, जो इस कहानी को मजीद दिलचस्प और दिल धड़का देने वाला बना रहे हैं। तो आइए सुनते हैं आज की जबरदस्त और ससनी खिसकस्ट। और हाँ, अगर आपको हमारी मेहनत पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। जुड़े रहिए माय एफएम नॉवेल्स के साथ। चैप्टर नंबर 1841 से 1850 तक। सैफ अली के ग्रुप के गायब होने के बाद ही मेलोडी और उसके साथियों ने सिक्का सांस लिया। बहुत ताकतवर। सैफ अली ने जिस ताकत और खौफनाक हैबत का मुजाहिरा किया था वो दम घूंट देने वाला था। एक लम्हे के लिए तो उन्हें लगा कि वो मर चुके हैं। तो क्या ये रेन और ब्लू का गिल्ड है? ऐसा ताकतवर माहिर कैसे वजूद रख सकता है? जब नानत हेवन के मेंबरान ने थाटफुल रेन और ब्लू बैम्बो की तरफ देखा, जो अभी तक 3 फुलियम डेमन गार्ड्स से लड़ रही थीं, तो उन्होंने इन खवातीन को सदमे और खौफ से देखा। उन्हें कभी अंदाजा नहीं था कि जीरो विंग इतना ताकतवर है। जिन नस्ली सलाहियतों पर उन्हें इतना फख्र था, वो सैफ अली के सामने एक मजाक से ज्यादा कुछ नहीं थीं। यहां तक कि थाटफुल रेन और ब्लू बैम्बो, जिनका ख्याल था कि वो अपने गिल्ड को समझती हैं, सैफ अली का हमला देखने के बाद हक्का बका रह गईं। सैफ अली के एक ही हमले ने न सिर्फ उन पर मौजूद दबाव को कम कर दिया था, बल्कि इसने नानत हेवन के माहिरीन को भी चौंका दिया था, जिससे वो हमला करने से बाज रहे। वहां मौजूद नानत हेवन के माहिरीन में से कई एक इन दोनों से भी ज्यादा ताकतवर थे। ये खास तौर पर मेलोडी के लिए सच था। मेलोडी ने एपिक इक्विपमेंट के 3 टुकड़े पहन रखे थे और उसका जंगी मेयार उनसे बेहतर था, लेकिन सैफ अली के हमले के सामने वो भी रद्द अमल जाहिर करने में नाकाम रही थी। मेलोडी भी 3 फुलियम डेमन गार्ड्स के जख्मों को देखकर अपना सर हिलाने और तल्खी से मुस्कुराने के सिवा कुछ न कर सकी। इसका इरादा जीरो विंग को धमकी देने और फुलियम डेमनस वैली में जीरो विंग के मकसद पर सवाल उठाने का था। बहरहाल दोनों टीमों में खिलाड़ियों की तादाद तकरीबन बराबर थी। यहां तक कि अगर उनकी टीमें लड़त तो उसे नहीं लगता था कि इसकी टीम हार जाएगी। बदतरीन सूरत में उनकी टीमों को बाहमी तबाही का सामना करना पड़ता। ताहम हकीकत ने साबित कर दिया कि उसकी सोच मुज़हका खेज थी। गिल्ड लीडर, हमें क्या करना चाहिए? क्या हम यूं ही हार मानने वाले हैं? एक लंबे और मजबूत 2 टाइगर मैन बरसरिकर ने पूछा। सैफ अली की ताकत देखने से पहले इसे जीरो विंग के मेंबरान को शिकस्त देने का यकीन था, लेकिन इसके बाद वो एक बात समझ गया, इसे हरगिज सैफ अली से नहीं टकराना चाहिए। अगर उसने ऐसा किया तो उसे सिर्फ मौत ही मिलेगी। वो सिर्फ सैफ अली की आला बुनियादी खुसूसियात की वजह से इस नतीजे पर नहीं पहुंचा था, बल्कि इस तकनीक की वजह से भी जो इस स्वर्ड्समैन ने दिखाई थी। हमें हार क्यों माननी चाहिए? हमने इस क्वेस्ट को तलाश करने के लिए बहुत मेहनत की है और फुलियम डेमनस वैली इतनी बड़ी है। क्या आपको वाकई लगता है कि वादी के हर कोने में उनकी आंखें हैं? एक बर्फानी क्रिस्टल नुमा कमान उठाए हुए 2 खातून रेंजर ने जबान चबाते हुए कहा। उसका अपनी क्विस्ट से दस्तबरदार होने का कोई इरादा नहीं था। मजीद बरा, उसने ये मानने से इनकार कर दिया कि सैफ अली का ग्रुप उन्हें फुलियम डेमनस वैली में छप कर दाखिल होते हुए देख लेगा। इसे भूल जाओ, हम यहीं इंतजार करते हैं, मेलोडी ने सर हिलाते हुए कहा। मुझे नहीं लगता कि जीरो विंग बहरहाल हमारी क्विस्ट के लिए यहां है। वो यकीनन किसी ज्यादा अहम काम के लिए यहां आए होंगे, वरना जीरो विंग की ताकत के साथ उन्हें हम पर अल्फाज ज़ाय करने की जरूरत नहीं थी। वो वादी में दाखिल होने से पहले ही आसानी से हमें रास्ते से हटा सकते थे। मेलोडी का फैसला सुनकर दूसरे मेंबरान ने इसकी बातों में मंतिक देखते हुए रजामंदी में सर हिलाया। उन्हें वादी के दरवाजे पर इंतजार करने का कहने के बजाय उन्हें रास्ते से हटाना ज्यादा आसान और महफूज होता। उन्होंने अभी ज़ाती तौर पर सैफ अली की महारत देखी थी और उन्हें शक था कि उसे उनकी टीम को नीस्तो नाबूद करने में ज्यादा वक्त लगेगा। अगर सैफ अली चाहता तो वो इस हमले से इनमें से कई को मार सकता था और वो इसके बारे में कुछ भी करने से कासिर रहते। हमें रेन और ब्लू का भी शुक्रिया अदा करना चाहिए। बड़े गिल्ड्स आमतौर पर बड़े पैमाने पर ऑपरेशन के दौरान दूसरों का उनका पीछा करना पसंद नहीं करते। आमतौर पर
वो इलाके को सेल कर देते हैं। यहां तक कि अगर वो ऐसा नहीं भी करते तब भी वो किसी भी मुमकिना खतरे से छुटकारा पाने की कोशिश करते हैं, लेकिन ब्लैक फुलियम ने हमें मारने के बजाय महज वादी में दाखिल होने से मना किया था। आइए मजीद कोई मुसीबत खड़ी न करें, मेलोडी ने वजाहत की। जब बड़े गिल्ड्स किसी अहम मिशन पर होते थे तो वो यकीनी तौर पर कोई रहम नहीं दिखाते थे। हकीकत ये थी कि वो अब भी जिंदा थे। इसकी सारी वजह थॉटफुल रेन और ब्लू बैम्बो की जीरो विंग में रुकनियत थी। अगर ये दोनों ख्वातीन न होती तो वो ये तसव्वुर करने की भी हिम्मत नहीं कर सकती थी कि इसकी टीम का क्या अंजाम होता। मेलोडी की वजाहत सुनने के बाद इसके साथियों ने थॉटफुल रेन और ब्लू बैम्बो को शुक्रगुजार और माजरत खाहाना नजरों से देखा। अब उन्हें महसूस हुआ कि उन ख्वातीन को इस मिशन पर मदऊ करने का उनका फैसला दानिशमंदाना था, वरना वो गालिबन फुलियम डैमनस वैली के दरवाजे पर ही नाहक मौत मारे जाते। वाकयात के इस मोड़ ने थॉटफुल रेन और ब्लू बैम्बो को भी हैरान कर दिया था, जो अभी तक ये जानने की कोशिश कर रही थीं कि पिछली गलत फहमी को कैसे दूर किया जाए। एक लम्हा पहले टीम उनके खिलाफ दुश्मनी पर आमादा थी, लेकिन अब उनके साथी शुक्रगुजार और मुखलिस लग रहे थे। ऐसा लग रहा था जैसे उन्हें अगले ही लम्हे जन्नत में फेंकने से पहले जहन्नम में गिरा दिया गया हो। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि क्या रद्द अमल जाहिर करें। जीरो विंग बहुत मजबूत है, गिल्ड लीडर, और मैंने सुना है कि कैंडल लाइट, जो कि गिल्ड की तिजारती फर्म है, काफी अच्छा काम कर रही है। रेन और ब्लू दोनों जीरो विंग की बुनियादी मेंबर्स हैं। अगर हम उनके जरिए ब्लैक फुलियम से वाकिफियत हासिल कर सकें और जीरो विंग के साथ शिराकत दारी कर लें तो फॉरेस्ट सिटी में हमारे गिल्ड की तरक्की यकीनी तौर पर ज्यादा हमवार हो जाएगी। टाइगर मैन बरसरिकर ने थॉटफुल रेन और ब्लू बैम्बो की तरफ देखते हुए खामोशी से मशवरा दिया। मैं समझ गई कि तुम क्या कहने की कोशिश कर रहे हो। मैं बाद में इनसे उनकी राय पूछूंगी। ताहम मुझे ये जरूर कहना है, अगर वो इस तरह हमारी मदद नहीं करना चाहते या उन्हें ये बहुत मुश्किल लगता है तो तुम इस मामले को यहीं खत्म कर दोगे। मेलोडी ने हैरत से टाइगर मैन बरसरिकर की तरफ मोड़ते हुए इस बात में सर हिलाया। इससे पहले टाइगर मैन बरसरिकर इस ऑपरेशन में थॉटफुल रेन और ब्लू बैम्बो की शमूलियत के बारे में बहुत कट्टर राय रखता था। इसे कभी तवक्को नहीं थी कि वो उन ख्वातीन के साथ ताल्लुकात उस्तवार करने का मशवरा देगा। टाइगर मैन बरसरिकर ने जवाब में खामोशी से सर हिलाया। दरीं असना फुलियम डैमनस वैली में सैफ अली इस हकीकत से बेखबर रहा कि इसके रवैये ने थॉटफुल रेन और ब्लू बैम्बो को नानत हेवन में VIP बना दिया था। उसने महज अपनी टीम की फुलियम डैमनस वैली के मरकजी इलाके की तरफ रहनुमाई की। अगरचे फुलियम डैमनस वैली में बहुत ज्यादा फुलियम डैमनस नहीं थे, लेकिन एक खतरनाक इलाके के तौर पर इसका सख्त माहौल दाखिल होने वालों के लिए नाकाबिल यकीन हद तक तकलीफ दे था। फायर रेजिस्टेंस आइटम्स से लैस होने और मास्टर फुलियम रेजिस्टेंस पोशनस पीने के बावजूद जीरो विंग की टीम गर्मी से बेहाल थी। उसने उन्हें अपनी पूरी ताकत का मुजाहरा करने से रोके रखा। अगरचे सैफ अली ने उनका रास्ता मुंतखब करने में बहुत एहतियात बरती थी, लेकिन आबदा गाल और दूसरों के निचले लेवल्स की वजह से उन्होंने फिर भी फुलियम डैमनस को अपनी तरफ मुतवज्जे कर लिया। उनके पास चंद लड़ाइयों में उलझने के सिवा कोई चारा नहीं था, जिससे उनकी पेश कदमी काफी सुस्त हो गई। ताहम फुलियम डैमनस को मारने से एक शानदार इनाम भी हासिल हुआ। अगरचे राकेशों से इक्विपमेंट ड्रॉप्स नहीं मिले, लेकिन उन्होंने इतनी मिकदार में फायर टाइप मवाद गिराया कि इससे एक छोटी सी दौलत कमाई जा सकती थी। ये खास तौर पर फुलियम डैमनस के गिराए गए फुलियम क्रिस्टल के लिए सच था। इन फुलियम क्रिस्टल्स को फुलियम जेम स्टोन्स में तब्दील किया जा सकता था, जिन्हें हथियारों पर लगाया जा सकता था। जब उन्हें लगाया जाता तो फुलियम जेमस्टोन हथियारों को इजाफी 10% फुलियम डैमेज देता था। ये इन जैसे खिलाड़ियों के लिए एक बेहतरीन आइटम था जो अपनी जंगी ताकत बढ़ाने के लिए जिदोजहद कर रहे थे। बदकिस्मती से फुलियम जेमस्टोन्स काबिले इस्तेमाल आइटम्स थे, आम एट्रीब्यूट जेमस्टोन्स के बरक्स, जिन्हें गैर मुअय्यना मुद्दत तक इस्तेमाल किया जा सकता था। इसके बावजूद फुलियम जेमस्टोन्स एक बेहतरीन आइटम थे। तकरीबन 4 घंटे तक आगे बढ़ने के बाद जीरो विंग के मेंबरान बिलाखिर फुलियम डैमनस वैली के मरकज तक पहुंच गए। फिर सैफ अली ने थॉटफुल रेन से राब्ता किया और इसे मतला किया कि इसकी टीम अब फुलियम डैमनस वैली में दाखिल हो सकती है। मौजूदा खिलाड़ियों के लिए फुलियम डैमनस वैली का मरकज बिल्कुल ममुआ इलाका था, यहां तक कि हाफ बेस्ट मैन और हाफ इलिव्स के लिए भी। अल-राउंडेड डिवाइसेस, एल्विन सिल्वर और काफी हद तक हाई फायर रेजिस्टेंस के बगैर खिलाड़ी इस इलाके में कदम रखते ही चंद सेकंडों में मर जाते।
اس لیے اسے یہ فکر نہیں تھی کہ دوسرے اس کی سرگرمیوں کا پتہ لگا لیں گے۔ مزید آدھے گھنٹے کے بعد فائر ڈانس، جو آگے کی جاسوسی کر رہی تھی، نے پرجوش انداز میں ٹیم چیف میں اطلاع دی، گلڈ لیڈر، مجھے کچھ ملا ہے۔ کچھ اچھا؟ سیف علی بڑبڑایا، فائر ڈانس کی کانپتی ہوئی پرجوش آواز سن کر متجسس ہوتے ہوئے۔ فلیم ڈیمنز ویلی ایک خطرناک علاقہ تھا۔ اس میں پیش کرنے کے لیے بہت سی قیمتی چیزیں تھیں۔ اسے اتنا پرجوش نہیں ہونا چاہیے تھا۔ گلڈ لیڈر، آپ اندازہ نہیں لگا سکتے کہ مجھے کیا ملا ہے۔ مجھے دراصل ایک کچھ دھات کی کان ملی ہے، فائر ڈانس نے فخر سے اعلان کیا۔ چیپٹر 1842 ایٹربوٹڈ کچھ دھات کی کان۔ فائر ڈانس کو کچھ دھات کی کان کا ذکر کرتے سن کر سب کی آنکھیں جوش سے چمک اٹھیں۔ گارڈز ڈومین اور خاص طور پر سٹارمون کنگڈم میں کچھ دھات کی کانیں انتہائی نایاب تھیں۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ سٹارمون کنگڈم نسبتاً ایک متوازن مملکت تھی۔ اگرچہ مملکت میں جڑی بوٹیوں، کچھ دھاتوں، لکڑی اور اشیائے خوردونوش کی کوئی کمی نہیں تھی، لیکن یہ ان میں سے کسی بھی وسائل میں مہارت نہیں رکھتی تھی۔ اس لیے مملکت میں کچھ دھات کی کانیں بہت نایاب تھیں۔ جب بھی کوئی کان ملتی تو اس پر سخت مقابلہ ہوتا تھا۔ کچھ دھات کی کان، یہ کس قسم کی ہے؟ سیف علی نے تجسس سے پوچھا۔ وہ اس حقیقت پر خاص طور پر حیران نہیں تھا کہ فلیم ڈیمنز ویلی میں کچھ دھات کی کان ظاہر ہوئی تھی۔ آخر کار یہ ایک پہاڑی علاقہ تھا۔ یہ ایک خطرناک علاقہ بھی تھا، ایک ایسا نقشہ جو وافر وسائل کے لیے مشہور تھا۔ تاہم اگرچہ کچھ دھات کی کانیں عام طور پر کافی قیمتی ہوتی تھیں، لیکن انہیں رینک کے لحاظ سے بھی الگ کیا جاتا تھا۔ مثال کے طور پر برونز کی کان اور میجک کرسٹل کی کان کے درمیان فرق زمین اور آسمان جیسا تھا۔ اگرچہ برونز کی کان عام بڑے گلڈز کو للچا سکتی تھی، لیکن یہ زیرو ونگ کے لیے خاص طور پر مددگار ثابت نہیں ہوگی۔ کم از کم اگر یہ فلیم ڈیمنز ویلی میں ہوتی تو اس پر قبضہ کرنا فائدہ مند نہ ہوتا۔ فلیم ڈیمنز ویلی ایک خطرناک علاقہ تھا اور بہت خطرناک راکشوں کا گھر تھا۔ نقشے کا سخت ماحول کان کنی کو مزید مشکل بنا دے گا، یہاں تک کہ سپر گلڈز کو بھی مملکتوں اور سلطنتوں کے اندر خطرناک علاقوں میں کان کنی کے آپریشن قائم کرنے میں مشکل پیش آتی تھی، اور فلیم ڈیمنز ویلی ایک غیر جانبدار نقشہ اور خطرناک علاقہ دونوں تھا۔ عام طور پر سپر پاورز خطرناک علاقوں میں کچھ دھات کی کانوں کو نظر انداز کر دیتی تھیں۔ ان کے انعامات محض اس محنت کے قابل نہیں ہوتے تھے۔ ایک سورس فائر کی کان، فائر ڈانس نے حیرت سے کہا۔ جب فائر ڈانس نے کان کی شناخت بتائی تو اس کے ساتھیوں کی سانسیں رک گئیں۔ ان کی رائے میں کاپر امتھرول کی کان تلاش کرنا ہی پہلے سے بہت پرجوش تھا، لیکن وہ ایک سورس فائر کی کان سے ٹکرا گئے تھے۔ سورس فائر، یہ سن کر سیف علی کے دل کی دھڑکن تیز ہو گئی۔ سورس فائر کی کان ایک حقیقی گریڈ 2 کی کان تھی۔ عام گریڈ 2 کی کانوں کے برعکس سورس فائر کی کان ایک ایٹربوٹڈ کچھ دھات کی کان بھی تھی۔ یہ گریڈ 2 کی کانوں میں بھی انتہائی نایاب تھی۔ عام طور پر کچھ دھات کی کان میں ایٹریبیوٹس نہیں ہوتے تھے، بالکل اسی طرح جیسے کچھ دھاتیں عام طور پر غیر ایٹربوٹڈ ہوتی تھیں۔ تاہم اگر کسی کچھ دھات میں کوئی ایٹریبیوٹ ہوتا تو اس کی قیمت کئی گنا بڑھ جاتی تھی۔ مثال کے طور پر فروسٹ سٹیل اور ایک آئس ٹائپ کچھ دھات تھی۔ جب اس قسم کی کچھ دھات کو ہتھیار بنانے کے لیے استعمال کیا جاتا تو تیار ہونے والے ہتھیار اضافی فروسٹ مچ دیتے۔ جب اسے ایکوپمنٹ بنانے کے لیے استعمال کیا جاتا تو ایکوپمنٹ میں اضافی آئس ریسٹنس ہوتی۔ یہی وجہ تھی کہ ایٹربوٹڈ کچھ دھات کی کانیں اپنے غیر ایٹربوٹڈ ہم منصبوں کی نسبت کہیں زیادہ قیمتی تھیں۔ سپر پاورز تو گریڈ 3 کی ایٹربوٹڈ کان پر بھی لڑ پڑتی، گریڈ 2 کی کان کا تو ذکر ہی کیا ہے۔ اگر مختلف سپر پاورز کو اس سورس فائر کان کے بارے میں پتہ چل جاتا تو وہ اسے حاصل کرنے کے لیے ہر ممکن کوشش کرتی۔ ہو سکتا ہے کہ یہ کان گریڈ 1 کی کان جتنی قیمتی نہ ہو، لیکن یہ ڈنجنز پر چھاپا مارتے وقت اور نئے نقشے دریافت کرتے وقت ان کے ممبران کی بہت مدد کرے گی۔ یہاں تک کہ اگر قیمت بہت زیادہ بھی ہوتی تب بھی وہ سورس فائر کان کو محفوظ کرنے کے لیے اسے ادا کر دیتے۔ تاہم سیف علی نے ماضی میں فلیم ڈیمنز ویلی میں کبھی کسی ایٹربوٹڈ کچھ دھات کی کان کے بارے میں نہیں سنا تھا، جس نے اسے تھوڑا سا الجھن میں ڈال دیا۔ اگر ایسی کوئی کان موجود ہوتی تو فلیم ڈیمنز ویلی مختلف سپر پاورز کے لیے ایک میدان جنگ بن چکی ہوتی، نہ کہ کوئی ایسا گمنام نقشہ جس کی کسی کو پرواہ نہ ہو۔ کوآرڈینیٹس بھیجو، ہم فوراً وہاں جائیں گے۔ اس مقام تک سوچنے کے بعد
सैफ अली कान की सदाकत की तस्दीक करना चाहता था। अगर सोर्स फायर की कान असली हुई तो ये जहाज और हथियारों की पैदावार दोनों में जीरो विंग की तेज रफ्तार पेश कदमी में मदद कर सकती थी। फायर डांस के अपने मौजूदा कोऑर्डिनेट्स बताने के बाद सैफ अली ने टीम की क़यादत की और आहिस्ता आहिस्ता इसी सुन के मकाम की तरफ बढ़ा। फायर डांस एक ऐसी खाई के सामने खड़ी थी जो पहाड़ों और लावा से घिरी हुई थी। खाई काले धुएं से पाक थी, इसलिए हर निगाह बेहतरीन थी। बस इलाका इंतहाई खतरनाक था। इस इलाके में देवहकल लावा दरिंदों की एक बड़ी तादाद भी मौजूद थी। मजीद बरां खाई के दरवाजे पर एक देवहकल लेवल 80 का मतेक रैंक का दरिंदा लेटा हुआ था। लावा हाउनड एलिमेंटल क्रीचर मतेक लेवल 80 HP 450 000/450 खाई के दरवाजे की हिफाजत करने वाले 2 सरों वाले लावा हाउनड को देखकर सबके सर में दर्द होने लगा। ताहम वो फासले पर एक गार को साफ देख सकते थे जिसके दरवाजे के गिर्द कुछ गहरे सुर्ख रंग की कच धात थी। ये गहरी सुर्ख कच धात कोई और नहीं बल्कि सोर्स फायर और थी। ये वाकई असली है। सोर्स फायर और को देखते हुए सैफ अली की आंखें ख्वाहिश से जल उठीं। अगरचे कान छोटी लग रही थी लेकिन ये यकीनी तौर पर सोर्स फायर की कान थी। कितनी बदकिस्मती है, आसपास बहुत ज्यादा लावा राकुशस है। यहां तक कि खाई के दरवाजे की हिफाजत के लिए एक लेवल 80 का मते का राकुशस भी मौजूद है। हमारे पास कान को महफूज करने का कोई मौका नहीं है, आबिदा गाल ने गार के दरवाजे की तरफ देखते हुए कदरे मायूसी से कहा। अपनी मौजूदा ताकत के साथ वो शायद लेवल 60 के मते का राकुशों को शिकस्त देने के काबिल हूं, लेकिन लेवल 80 का मते का रैंक का राकुशस अब भी बहुत मुश्किल था। मजीद ये कि उन्हें ऐसे इंतहाई सख्त माहौल में लावा मखलूक से लड़ना था। ऐसे हालात में वो लावा हाउनड को शिकस्त नहीं दे पाएंगे चाहे वो लेवल 80 के ही क्यों ना हो। इसकी वजह यह थी कि ये एक खतरनाक इलाका था। यहाँ के राकेशों का जंगी मेयार आम नक्शे के राकेशों से कहीं ज्यादा था। एक मते का राकुशस के खौफनाक एट्रीब्यूट्स को शामिल करते हुए उन्हें लेवल 80 के लावा हाउनड के खिलाफ कोई उम्मीद नहीं थी जब तक कि वो लेवल 90 पर वापस न आए। लावा मखलूक़ात आम राकेशों से मुख्तलिफ थीं। अगर खिलाड़ी उनके करीब जाते तो उन्हें राकुशस के जिस्म से निकलने वाली जलती हुई गर्मी का सामना करना पड़ता। यहां तक कि अगर खिलाड़ियों के पास किसी भी नुकसान से बचने के लिए काफी हद तक हाई फायर रेजिस्टेंस होती तब भी वो जलन का दर्द महसूस करते। ये दर्द खिलाड़ियों की जंगी ताकत को नुमायां तौर पर मुतासिर करेगा और उन्हें अपनी बेहतरीन सलाहियत के मुताबिक लड़ने से रोकेगा। ताहम लावा मखलूक़ात के बारे में ये सबसे खौफनाक पहलू नहीं था। लावा मखलूक़ात की गलाने वाली सलाहियत कहीं ज्यादा खतरनाक थी। जब हथियार और इक्विपमेंट इन मखलूक़ात के राब्ते में आते तो वो तेजी से अपनी पायदारी खो देते। अगर जंग के दौरान आइटम्स की तमाम पायदारी खत्म हो जाती तो वो हमेशा के लिए ज़ाय हो जाते। इस वजह से खिलाड़ियों ने लावा राकेशों से हर मुमकिन हद तक बचने की कोशिश की। दरी असना खाई में मौजूद हर राकुशस एक लावा मखलूक थी। इन राकेशों को तवील मुद्दती बुनियादों पर साफ करने की कोशिश करना जहन्नम जैसा होगा। न सिर्फ वो कान हासिल करने में नाकाम रहेंगे बल्कि वो बड़ी तादाद में हथियारों और इक्विपमेंट की कुर्बानी भी देंगे। अगर उन्होंने यह कान कनी का 20 बनाने की कोशिश की तो उसकी तामीर के दौरान बड़ी तादाद में राकुशस 20 पर हमला कर देंगे। अगर कान कनी का 20 तबाह हो गया तो उनके लगाए गए तमाम वसाइल ज़ाय हो जाएंगे। अगर किसी तरह वो यहाँ कान कनी का 20 बनाने में कामयाब हो भी गए तो अफरादी कुव्वत का भी मसला था। जीरो विंग महज इतने ज्यादा खिलाड़ियों को यहाँ तैनात करने का मुतहम्मिल नहीं हो सकता था। ये फुलियम डैमनस वैली का मरकज था। उसका सख्त माहौल गिल्ड के खिलाड़ियों को आसानी से मार सकता था। खिलाड़ियों को यहाँ जिंदा रहने के लिए काफी हद तक हाई फायर रेजिस्टेंस की जरूरत थी। वो सिर्फ इसलिए इस इलाके को दरियाफ्त करने के काबिल थे क्योंकि वो फायर रेजिस्टेंस इक्विपमेंट से पूरी तरह लेस थे और उन्होंने मास्टर फायर रेजिस्टेंस पोशनस भी रखे थे। अगर इस वक्त उनकी जगह कोई और खिलाड़ी खड़ा होता तो इंतहाई दर्जा हरारत कब का उनकी जान ले चुका होता। बाकी टीम ने आबदा गाल के तज्जिये से इत्तफाक किया और कदरे मायूस हुई। अगरचे उनके सामने मौजूद सोर्स फायर की कान एक अनमोल खजाना थी, लेकिन वो इसे सिर्फ दूर से देखने के ही मुतहम्मिल हो सकते थे। दरी असना जब सैफ अली ने घूमते हुए लावा राकेशों का जायजा लिया तो वो गहरी सोच में पड़ गया। अभी तक गार्ड्स डोमेन में बहुत कम लोग ईटरबोटेड कच धात की कान की असल कीमत जानते थे।
ताहम वो जानता था सोर्स फायर की कान मौजूदा जीरो विंग के लिए खास तौर पर कीमती होगी। न सिर्फ ये कान सोर्स फायर और पैदा करती थी जिसे गिल्ड की मजमूई जंगी ताकत को नुमायां हद तक बढ़ाने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता था, बल्कि ये कान इंतहाई नायाब ज़िमनी पैदावार फुलियम सोर्स क्रिस्टल्स भी पैदा करती थी। फुलियम सोर्स क्रिस्टल्स मास्टर अल्केमिस्ट्स के लिए नाकाबिल यकीन हद तक मुफीद थे, लेकिन वो एपिक सिट इक्विपमेंट ब्रोकन स्टील तैयार करने के अहम मवाद में से एक भी थे, जो कि इसकी ब्लेड सेनेट क्लास के लिए मखसूस सिट था। लावा मखलूक़ात इलाके और घूमते हुए लावा राकेशों का बगौर मुशाहिदा करने के बाद सैफ अली ने कहा, अगरचे यहाँ कान कनी का बीस कायम करना नामुमकिन होगा, लेकिन कच धात निकालना बिल्कुल नामुमकिन नहीं है। गिल्ड लीडर, क्या हम वाकई यहाँ कान कनी कर सकते हैं? आबदा गाल ने सैफ अली की तरफ देखा तो उसकी आंखों में उम्मीद की किरण चमक रही थी। आजकल फायर रेजिस्टेंस हथियारों और इक्विपमेंट की बहुत ज्यादा मांग थी, क्योंकि मुख्तलिफ बड़े गिल्ड्स को एहसास हो गया था कि ये आइटम्स उनकी तरक्की के लिए कितने जरूरी हैं। अगर जीरो विंग सोर्स फायर की कान से कच धात निकाल सके तो ये यकीनी तौर पर गिल्ड की तरक्की की रफ्तार को बढ़ा देगा। काफी वक्त मिलने पर जीरो विंग के मेंबरान सिल्वर विंग टाउन के करीब काम करने तक महदूद नहीं रहेंगे। वो आज़ादाना तौर पर और एम्पायर को दरियाफ्त कर सकेंगे और एम्पायर के इवल गॉड्स टेम्पल के साथ तलवारें टकरा सकेंगे। वो इस वक्त तक इवल गॉड्स टेम्पल की हरकत से बहुत पहले ही तंग आ चुके थे। चैप्टर 1843 टाइटन की ताकत। जब जीरो विंग के मेंबरान ने सुना कि सोर्स फायर की कान से कान कनी मुमकिन है तो उनकी आंखें जोश से चमक उठीं। इन सब को कच धात की कानों की कुछ न कुछ समझ थी, इसलिए वो जानते थे कि सोर्स फायर की कान एक ग्रेड 2 की कच धात की कान है। इसका मतलब ये था कि इसकी कान कनी करते वक्त मैजिक क्रिस्टल हासिल करने का एक खास इम्कान मौजूद था। ये वो चीज़ थी जिसकी इस वक्त मुख्तलिफ बड़े गिल्ड्स को शदीद कमी थी, खास तौर पर जीरो विंग को। फी अलहाल जीरो विंग फैल रहा था और मजीद मेंबरान भर्ती कर रहा था। उसका मतलब ये था कि गिल्ड को कहीं ज्यादा खिलाड़ियों की परवरिश करने की जरूरत थी। अगरचे जीरो विंग के पास बैटल एरिना जैसे तरबियती मकामात थे, लेकिन गिल्ड के मेंबरान को अब भी डिवाइन किलोज़म के ट्रायल टावर में तरबियत हासिल करनी पड़ती थी। जीरो विंग के बैटल एरिनाज में इतने लोगों के लिए गुंजाइश नहीं थी। ट्रायल टावर ने खिलाड़ियों की हुदूद को जांचते हुए जामे तरबियत भी फराहम की। अगर जीरो विंग बड़ी तादाद में मैजिक क्रिस्टल्स हासिल कर सके तो गिल्ड नई भर्तियों को काबिले इस्तेमाल जंगी ताकत में तब्दील करने के काबिल हो जाएगा। इस वक्त जीरो विंग के अक्सर मेंबरान बड़े पैमाने पर जंग में कारामद नहीं होंगे। यही वजह थी कि जीरो विंग के मेंबरान सिल्वर विंग टाउन से ज्यादा दूर नहीं जा सकते थे और गिल्ड और एम्पायर में मुनासिब तरीके से तरक्की नहीं कर सकता था। हमें ये जानने से पहले कि आया ये वाकई मुमकिन है, इसे आजमाना होगा। मैं सिर्फ इतना कह सकता हूं कि हमारी कामयाबी की शरह तकरीबन 30% है, सैफ अली ने सर हिलाते हुए कहा। से अपने मंसूबे पर खासा यकीन नहीं था। अगरचे ये आम बात थी कि लावा राकेशों से निमटना इंतहाई मुश्किल था, लेकिन बहुत कम लोग जानते थे कि लावा राकेशों की वाज़ेह कमजोरियां भी थीं, आइस और वाटर टाइप हमले। इसके अलावा बर्फा पानी वाला माहौल लावा राकेशों के रद्दे अमल को इंतहाई हद तक सुस्त कर देगा। एक बार जब लावा मखलूक़ात के रद्दे अमल सुस्त हो जाते तो उनसे निमटना कहीं ज्यादा आसान हो जाता। ताहम उनके सामने खाई लावा राकेशों से भरी हुई थी। इसके अलावा वो राकेशों के लेवल्स के करीब भी नहीं थे। अगर उन्होंने एक भी लावा राकुशस को लालच देने की कोशिश की तो वो मुमकिना तौर पर एक बड़े ग्रुप को अपनी तरफ मुतवज्जे कर लेंगे। उन्हें लेवल 80 के मते के लावा हाउनड के बारे में भी फिक्र करनी थी। मजीद बरा ये फुलियम डैमनस वैली थी। माहौल इंतहाई गर्म था। फायर रेजिस्टेंस इक्विपमेंट पहनने और मास्टर फायर रेजिस्टेंस पोशनस पीने के बावजूद गर्मी ने उन्हें काफी मुतासिर किया और वो अपनी जंगी ताकतों का पूरी तरह मुजाहरा नहीं कर सके। लावा हाउनड के साथ लड़ाई मोल लेना खुदकुशी होगी, इसलिए इसे कामयाबी का यकीन नहीं था। 30% कामयाबी की शरह, ये तो बहुत ज्यादा है। कुछ उम्मीद बिल्कुल न होने से बेहतर है। गिल्ड लीडर, बस हमें बताएं कि आप हमसे क्या करवाना चाहते हैं। जब उन्होंने अपनी कामयाबी के इम्कानात सुने तो टीम मायूस होने के बजाय पुरजोश हो गई। यहां तक कि मुख्तलिफ सुपर पावर्स के भी इस सोर्स फायर की कान पर कब्जा करने का इम्कान नहीं था, लेकिन अगर जीरो विंग ऐसा कर सका तो वो मुख्तसर वक्त में एक सुपर फर्स्ट रेट गिल्ड में तब्दील हो सकता है। फिर जीरो विंग गार्ड्स डोमेन पर गलबा हासिल करने के लिए मुकाबला करने के काबिल हो जाएगा।
یہ اب کسی مملکت کے نمبر 1 گلڈ کی حیثیت تک محدود نہیں رہے گا۔ عابدہ گال، جو کبھی تجربہ کار فرسٹ ریٹ گلڈ ٹوائلائٹ ایکو میں ایک اعزازی ایلڈر رہ چکی تھی، اس نے کبھی نہیں سوچا تھا کہ زیرو ونگ کو ایک دن سپر فرسٹ ریٹ گلڈ بننے کا موقع ملے گا۔ اتنے سالوں کی ترقی کے باوجود ٹوائلائٹ ایکو کبھی اس مقام تک نہیں پہنچا تھا جہاں اس میں سپر فرسٹ ریٹ گلڈ بننے کی صلاحیت ہو، لیکن زیرو ونگ میں یہ صلاحیت پہلے سے موجود تھی۔ ٹھیک ہے، چونکہ سب متفق ہیں، عابدہ اور وہ لوگ جن کے پاس سی گارڈز لیگیسی ہے اپنے سپیلز تیار کریں۔ اپنے کافی واٹر ٹائپ سپیلز سیکھے ہوں گے۔ جہاں تک باقی الفالمنٹ لفٹس کا تعلق ہے، آئس ٹائپ سپیلز استعمال کرنے کی تیاری کریں۔ زیادہ سے زیادہ ایوئی سپیلز استعمال کرنے کی کوشش کریں۔ مجھے اب سب کے حملہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، مجھے بس یہ چاہیے کہ آپ اس کھائی کو برف اور پانی کی دنیا میں بدل دیں۔ جب تک آپ ماحول کو تبدیل کر سکتے ہیں، لاوا راکشس کمزور ہو جائیں گے اور ان سے نمٹنا بہت آسان ہو جائے گا۔ اگر آپ کامیاب ہو گئے تو ہمارے پاس کان حاصل کرنے کا موقع ہوگا۔ کولا، ٹرٹل ڈوو اور یہ وومیان ایک بار جب عابدہ اور دوسرے شروع کر دیں تو اب تینوں کو راکشسوں کو کھائی کے دروازے سے دور لے جانے کے لیے ہر ممکن کوشش کرنی ہوگی۔ کولا، تم لاوا ہاؤنٹ کو ٹینک کرنے کے ذمہ دار ہوگے، تمہیں بس اسے دور لے جانا ہے۔ باقی سب آئس اور واٹر ٹائپ میجک سکرولز استعمال کریں گے جو میں ابھی تقسیم کروں گا۔ مجھے اب سے زیادہ وقت حاصل کرنے کی ضرورت نہیں ہے، 5 یا 6 منٹ کافی ہوں گے۔ چاہے کچھ بھی ہو جائے، پاور آف ڈارکنس استعمال نہ کریں، ہمیں بعد میں اس کی ضرورت پڑے گی۔ جب سیف علی نے اپنا منصوبہ سمجھانا ختم کیا تو اس کے ساتھیوں نے 8 میٹر لمبے لاوا ہاؤنٹ پر نظر ڈالتے ہوئے تھوک نگلا۔ انہیں متیکر راکشس کو شکست دینے کا کوئی یقین نہیں تھا۔ دوسرے لیول 70 سے اوپر کے لاوا راکشس کوئی مسئلہ نہیں ہونے چاہیے، لیکن لیول 80 کے متیکر راکشس کی توجہ 5 یا 6 منٹ تک ہٹانا ایک بہت بڑا چیلنج ہوگا۔ ایک غیر دبایا ہوا لیول 80 کا متیکر راکشس غالباً انہیں ایک ہی تھپڑ سے مار دے گا اور انہیں اپنی برسرک سکلز استعمال کرنے کی اجازت نہیں تھی۔ تاہم حیرت انگیز طور پر کولا لڑنے کے جذبے سے لبریز تھا۔ اگر کسی کو کوئی مسئلہ نہیں ہے تو آئیے شروع کرتے ہیں، سیف علی نے کہا۔ تقریباً 10 منٹ تک علاقے کا جائزہ لینے کے بعد عابدہ گال اور دوسرے کاسٹرز نے بالآخر اپنی پوزیشنز کا فیصلہ کر لیا۔ دریں اسنا، کولا، ٹرٹل ڈوو اور یہ وومیان کھائی میں موجود ہر راکشس کا ایگرو کھینچنے کے لیے تیار ہو گئے۔ بہت خوب، شروع کرو، سیف علی نے سب کے پوزیشن سنبھالنے کے بعد حکم دیا۔ فوراً ہی عابدہ گال اور دوسروں نے منتر پڑھنا اور راؤنس بنانا شروع کر دیے، جس سے واٹر اور آئس ٹائپ مانا کی ایک بڑی مقدار ان کی طرف کھینچی چلی آئی۔ نان میجیکل کلاس کے کھلاڑیوں نے بھی اپنے واٹر اور آئس ٹائپ میجک سکرولز کو فعال کر دیا۔ مانا کے بہاؤ نے جلد ہی قریبی راکشوں کی توجہ مبذول کر لی۔ ان راکشوں نے فوراً اس تبدیلی کے ماخذ کو تلاش کیا۔ تاہم اس سے پہلے کہ یہ لاوا راکشس عابدہ گال اور اس کے ساتھیوں کے مقامات دریافت کر پاتے، ایوئی سپیلز نازل ہونا شروع ہو گئے۔ بوم بوم بوم۔ اچانک کھائی کی دیواروں کی چوٹی سے برف کے ٹکڑوں اور آبشاروں کی بارش ہونے لگی۔ جیسے ہی برف اور پانی کی دھاریں کھائی کی تہہ تک پہنچیں، پگھلے ہوئے لاوے نے برف اور پانی کو بخارات میں بدل دیا، جس سے کھائی گھنی دھند سے بھر گئی۔ اسی وقت کھائی کا درجہ حرارت کم ہونا شروع ہو گیا۔ بدقسمتی سے عابدہ گال اور دوسروں کے سپیلز صرف عارضی تھے۔ ان کے سپیلز لاوے کو زمین اور کھائی کی دیواروں سے باہر نکلنے سے نہیں روک سکے۔ لعنت ہو! اتنا زیادہ لاوا کیوں ہے؟ اگر ہم اسے نہیں روک سکتے تو ماحول کو تبدیل کرنا ناممکن ہو جائے گا، کالو بھائی نے پانی اور برف کو بھاپ بنتے دیکھ کر دل میں بے چینی محسوس کرتے ہوئے کہا۔ اگر وہ ماحول کو تبدیل کرنے میں ناکام رہے تو لاوا راکشس انہیں آسانی سے نیست و نابود کر دیں گے۔ انہیں سورس فائر کی کان کو محفوظ کرنے کا خواب بھی نہیں دیکھنا چاہیے۔ لاوا راکشوں کے جھنڈ کو کھائی کی طرف بڑھتے دیکھ کر کولا اور دوسرے ایمٹیز گھبرانے لگے۔ یہ لیول 70 سے اوپر کے لاوا راکشس ذرا بھی کمزور نہیں ہوئے تھے۔ ایسا لگتا ہے کہ اثرات کافی اچھے ہیں۔ سب کچھ بالکل میری توقع کے مطابق ہو رہا ہے۔ اٹھتی ہوئی بھاپ کو دیکھ کر سیف علی مسکرایا۔ پھر اس نے انشنٹ ویدر بک نکالی اور ویدر کنٹرول کو فعال کر دیا۔ اسے دراصل عابدہ گال اور دوسروں سے خود یہاں کا ماحول تبدیل کرنے کی توقع نہیں تھی۔ آخر کار صرف طاقتور ڈومین سکلز ہی ایسا کارنامہ انجام دے سکتی تھیں۔
सिर्फ एक बेवकूफ़ ही आम एओईसिपिलिस से किसी इलाके का माहौल तब्दील करने की कोशिश करेगा। अगरचे इनशनट वेदर बग किसी इलाके का मौसम बदल सकती थी, लेकिन ऐसे जहन्नम में ऐसा करना बहुत मुश्किल था। इनशनट वेदर बग को इस माहौल को इतना तब्दील करने में बहुत तवील वक्त लगेगा कि इसका असर लावा राकेशों पर पड़ सके। दरी असना, लावा हाउनड पूरी टीम को कई बार मार चुका होगा, इसलिए इसे आबिदा गाल और दूसरों की ज़रूरत थी ताकि वो वादी में इतनी भाप पैदा कर सकें कि इनशनट वेदर बग की तब्दीली के अमल को तेज़ किया जा सके। अचानक खाई के ऊपर एक ताकतवर तूफान बनने लगा, आसमान पर काले बादल छा गए। 5 सेकंड के बाद बारिश होने लगी, जिसने लावा राकेशों को भिगो दिया। जैसे ही बारिश के पानी ने उनके जिस्मों को ढांप लिया, लावा राकुशस दर्द से चीख उठे। उनके जिस्म का दर्जा हरारत तेजी से ठंडा होने लगा। न सिर्फ लावा राकेशों की मूवमेंट स्पीड कम होने लगी, बल्कि वो सुस्त भी लगने लगे। वो बारिश से जिस्म भीगने पर लावा हाउनड गुस्से में आ गया। इसकी चीख इतनी ताकतवर थी कि इसने गिरते हुए बारिश के पानी और जमीन पर मौजूद मलबे को भी दूर धकेल दिया। फिर लावा हाउनड ने सैफ अली की तरफ चार्ज किया और सुवर्समैन पर झपटते हुए अपना पंजा मारा। तुम मुझसे बचकर नहीं जा सकते। जब लावा हाउनड ने इसे नजरअंदाज किया तो कोला ने टाइटनस डोमेन को फाल किया और अपनी शील्ड उठाए दरिंदे की तरफ भागा। बूम! जब लावा हाउनड के नाखून कोला के टाइटन गार्ड से टकराए तो चिंगारियां बखर गईं। लावा हाउनड का देवहकल जिस्म अचानक रुक गया। दरी असना, कोला सिर्फ 3 कदम पीछे लड़खड़ाया और उसके सर के ऊपर एक 000 से ज्यादा का डंज जाहिर हुआ। कोला के लिए, जिसकी HP 90,000 से ज्यादा थी, ये डंज अमली तौर पर न होने के बराबर था। कितना ताकतवर! क्या कोला वाकई इस चीज को अकेले टैंक कर सकता है? कोला को बमुश्किल नुकसान पहुंचते देखकर सब हैरान रह गए। ये एक लेवल 80 का मते राकुशस था जिसके बारे में वो बात कर रहे थे। अगरचे बारिश ने लावा हाउनड को किसी हद तक कमजोर कर दिया था, लेकिन ये एक मते राकुशस था। फिर भी कोला ने बगैर किसी मदद के आसानी से इसका हमला बर्दाश्त कर लिया था। यहां तक कि सैफ अली भी ये देखकर हैरान था कि कोला को कितना कम हुआ था। वो बिलाखिर समझ गया कि एक फ्रीगुमनेटेड लेजेंडरी शील्ड कितनी खौफनाक होती है। बज़ाहिर गार्डियन नाइट को अकेले लावा हाउनड को टैंक करने में कोई मसला नहीं होना चाहिए, यहां तक कि अगर वो टाइटनस डोमेन इस्तेमाल ना भी करे। सैफ अली ने इस परेशानी को भी दूर कर दिया जो उसके दिल को सता रही थी। फिर इसने गैल डोमेन को फ़ाल किया और फासले पर मौजूद गार के दरवाजे की तरफ उड़ गया। वो तेजी से कान तक पहुंच गया और इसे एहसास हुआ कि इसका दरवाज़ा इतना छोटा था कि बमुश्किल 3 लोग कंधे से कंधा मिलाकर एक ही वक्त में दाखिल हो सकेंगे। जिस लम्हे सैफ अली ने कान में कदम रखा, सिस्टम नोटिफिकेशंस का एक सिलसिला उसके कानों तक पहुंचा। मजीद बरा, वो सिस्टम नोटिफिकेशंस वसूल करने वाला वाहिद शख्स नहीं था। फुलियम डैमनस वैली में मौजूद हर शख्स को ये मौसूल हुए थे। चैप्टर 1844 ज़ेरे ज़मीन मुर। सिस्टम मुबारक हो, अपने फायर गार्ड्स इनशनट लैंड दरियाफ्त कर ली है। फुलियम डैमनस वैली रीजन सिस्टम का ऐलान। एक खिलाड़ी ने नया एक्सपेंशन पैक अंडरग्राउंड कंट्री टर्गिर कर दिया है और कदीम ममनुआ महर को फ़ाल कर दिया है। खिलाड़ी 10 दिन में अंडरग्राउंड कंट्री में दाखिल हो सकते हैं। सिस्टम का ऐलान 3 बार दोहराया गया। सिस्टम की बेनियाज आवाज़ काफ़ी देर तक सबके जहनों में गूंजती रही। अंडरग्राउंड कंट्री। सैफ अली दंग रह गया। फायर गार्ड्स इनशनट लैंड। उसने अपनी पिछली जिंदगी के दौरान फुलियम डैमनस वैली में किसी किस्म के अंडरग्राउंड कंट्री के होने के बारे में कभी नहीं सुना था। वो सिर्फ इतना जानता था कि फायर डैमनस वैली के राकेशों में सोर्स फायर और मैजिक क्रिस्टल्स का ड्रॉप रेट ज्यादा था और चंद सुपर पावर्स ने इस इलाके पर शदीद लड़ाई लड़ी थी। ताहम ये नया एक्सपेंशन पैक माजी में कभी टर्गिर नहीं हुआ था। अगरचे इसने पहले कभी फायर गार्ड्स इनशनट लैंड के बारे में नहीं सुना था, लेकिन वो इनशनट लैंड से बहुत वाकिफ था। कोई भी मकाम जिसे इनशनट लैंड समझा जाता था, वो ग्रेट डस्टरकिशन से पहले मौजूद था। बस ये मकामात ग्रेट डस्टरकिशन के बाद अवाम की नज़रों से ओझल हो गए थे। दरी असना, उन इनशनट लैंड्स के बारे में अफवाह थी कि उन्हें कदीम देवताओं की आशीर्वाद हासिल थी, जिसकी वजह से वो इतने अरसे तक महफूज रहे थे। लेकिन जैसे जैसे वक्त गुजरता गया, ये इनशनट लैंड्स खंडरात बन गए। सैफ अली की जिंदगी के दौरान दरियाफ्त होने वाली मुख्तलिफ इनशनट लैंड्स में से कुछ में ऐसी अशिया मौजूद थीं जो कदीम ज़माने में भी मशहूर थीं।
ان تمام اشیاء کی مختلف سپر پاورز کی طرف سے بہت زیادہ مانگ تھی، اس لیے مختلف سپر پاورز نے ماضی میں کسی بھی دریافت شدہ انشنٹ لینڈز پر دعویٰ کرنے کے لیے شدت سے لڑائی لڑی تھی۔ سیف علی نے کبھی نہیں سوچا تھا کہ انہیں جو سورس فائر کی کان ملی ہے وہ دراصل فائر گارڈز انشنٹ لینڈ کا دروازہ ہے۔ اس نے سیف علی کو بے زبان کر دیا۔ اب چونکہ سسٹم کا اعلان ہو چکا تھا، فلیم ڈیمنز ویلی میں انڈر گراؤنڈ کنٹری جلد آبدیر بے نقاب ہو جائے گا۔ سورس فائر کی کان بھی یقینی طور پر دریافت ہو جائے گی۔ دریں اسنا، فلیم ڈیمنز ویلی سٹارمون کنگڈم سے دسیوں ہزار میل دور تھی۔ اگر فائر ڈریگن ایمپائر کی سپر پاورز کان پر دعویٰ کرنا چاہتے تو وہ انہیں روکنے سے قاصر ہوگا۔ خوش قسمتی سے فلیم ڈیمنز ویلی کے مرکز تک پہنچنا آسان نہیں تھا۔ ایسا کرنے کے لیے کھلاڑیوں کو کافی ہائی فائر ریزسٹنس کی ضرورت ہوگی۔ اس نئے ایکسپینشن پیک کو ٹرگر کرنے سے زیرو ونگ کے ممبران بھی پرجوش ہو گئے۔ اگرچہ وہ نہیں جانتے تھے کہ انڈر گراؤنڈ کنٹری کیا ہے، لیکن وہ جانتے تھے کہ یہ ایکسپینشن پیک ایک بہت بڑے موقع کی نمائندگی کرتا ہے۔ ہر مملکت اور سلطنت کی اپنی مخصوص مصنوعات ہوتی تھیں، اور ابھی تک کسی بھی کھلاڑی نے اس انڈر گراؤنڈ کنٹری کو دریافت نہیں کیا تھا۔ اس کا مطلب یہ تھا کہ وہ انڈر گراؤنڈ کنٹری کی مخصوص مصنوعات پر اجارہ داری قائم کر سکتے تھے۔ اشیاء کی قیمت پر منحصر ہے، وہ انہیں دوبارہ فروخت کر کے بہت زیادہ دولت کما سکتے تھے۔ اگرچہ زیرو ونگ کے ممبران نئے ایکسپینشن پیک کے بارے میں پرجوش تھے، لیکن جب انہوں نے اپنی توجہ قریب آنے والے راکشوں کی خوفناک تعداد کی طرف موڑی تو انہوں نے اپنے جوش کو دبا دیا اور اپنے دشمنوں پر توجہ مرکوز کی۔ جہاں تک سیف علی کا تعلق ہے، ایک لمحے کی حیرت کے بعد اس نے تیزی سے سورس فائر کی کان میں چارج کیا اور ٹیلی پورٹیشن میجک ایرے کے لیے ایک مارکر بنانا شروع کر دیا۔ اپنی ٹیم کے تمام ممبران کو فلیم ڈیمنز ویلی کے مرکز میں لانے کی کوشش کرنا پہلے ہی ناقابل یقین حد تک مشکل تھا، وادی میں فوج بھیجنے کا تو ذکر ہی کیا۔ گیم کے اس مرحلے پر گارڈز ڈومین کا کوئی بھی گلڈ ایسا کرنے کے قابل نہیں ہوگا، اس لیے اس سورس فائر کان کی طویل مدتی کان کنی کرنا ناممکن تھا۔ تاہم اگرچہ یہ کام دوسرے گلڈز کے لیے ناممکن ہو سکتا ہے، لیکن زیرو ونگ کے لیے ایسا نہیں تھا۔ جب تک وہ ٹیلی پورٹیشن مارکر قائم کر لیتا، وہ ٹیلی پورٹیشن ایرے کے ذریعے کھلاڑیوں کو منتقل کر سکتا تھا۔ اس سے نہ صرف اس کے کھلاڑیوں کا سفر کا کافی وقت بچ جائے گا، بلکہ وہ فلیم ڈیمنز ویلی میں غیر ضروری لڑائیوں سے بھی بچ سکیں گے۔ بدقسمتی سے ٹیلی پورٹیشن ایرے کے درمیان بڑے فاصلے کی وجہ سے میجک کرسٹل کی لاگت کافی زیادہ ہوگی، لیکن سورس فائر کان کی قیمت کے مقابلے میں ٹیلی پورٹیشن کی فیس تقریباً نہ ہونے کے برابر تھی۔ اس حقیقت کے علاوہ کہ سورس فائر کی کان سے میجک کرسٹلز ڈراپ ہو سکتے تھے، سورس فائر اور ناقابل یقین حد تک قیمتی تھی۔ اس میں فلیم سورس کرسٹلز کے ڈراپ ہونے کا بھی تھوڑا سا امکان تھا۔ دریں اسنا، فلیم ڈیمنز ویلی کے اندرونی علاقے کے ایک گرم، ریتلے حصے میں میلوڈی اور اس کی ٹیم ایک قدیم کھنڈر میں راکشوں کو صاف کرنے پر کام کر رہی تھی۔ جب سیف علی سورس فائر کی کان میں داخل ہوا تو انہوں نے بھی نئے ایکسپینشن پیک کے حوالے سے علاقائی اعلان سنا تھا۔ حیرت انگیز، کسی نے واقعی فلیم ڈیمنز ویلی میں ایک نیا ایکسپینشن پیک ٹرگر کر دیا ہے۔ یہ زیرو ونگ کا کام ہونا چاہیے۔ کیا یہ وہی معاملہ ہے جس کا انہوں نے پہلے ذکر کیا تھا؟ اگرچہ میں نہیں جانتا کہ انڈر گراؤنڈ کنٹری کیا ہے، لیکن اس میں بہت سی قیمتی اشیاء ہونی چاہئیں۔ ہمارے نانت ہیون کی تو لاٹری نکل آئی ہے۔ فلیم ڈیمنز ویلی میں موجود واحد دوسرا گلڈ زیرو ونگ ہونا چاہیے۔ ہمارے دو گلڈز ہی وہ واحد ہونے چاہئیں جو اس انڈر گراؤنڈ کنٹری کے بارے میں جانتے ہوں۔ ہم اس کی اشیاء کو دوبارہ فروخت کر کے بہت زیادہ دولت کمائیں گے۔ سسٹم کا اعلان سن کر نانت ہیون کے ممبران کی آنکھوں میں جوش چمک اٹھا۔ غیر جانبدار نسلوں کے لیے انسانی مملکتوں اور سلطنتوں میں سفر کرنا انتہائی مشکل تھا، اس لیے فارسٹ سٹی میں ان کی خریدی گئی کوئی بھی چیز مارکیٹ کی قیمت سے کہیں زیادہ تھی۔ اب چونکہ انہوں نے انڈر گراؤنڈ کنٹری دریافت کر لیا تھا، وہ اس کی منفرد اشیاء فارسٹ سٹی میں فروخت کر سکتے تھے۔ وہ بہت زیادہ دولت کمانے اور اپنے گلڈ کو تیزی سے ترقی دینے کے قابل ہو جائیں گے۔ تو یہ زیرو ونگ کی طاقت ہے۔ سسٹم کا اعلان پڑھ کر میلوڈی نے ایک تلخ مسکراہٹ ظاہر کی۔ وہ مغرور اور مطمئن تھی کیونکہ اس نے ایک غیر معمولی انعام کے ساتھ ایک ہائی رینک کویسٹ قبول کی تھی۔ اس کے برعکس، زیرو ونگ نے فلیم ڈیمنز ویلی میں ایک نیا ایکسپینشن پیک ٹرگر کر دیا تھا۔ ان کے درمیان فرق بہت بڑا تھا۔ اس سے پہلے اسے اب بھی زیرو ونگ پر نانت ہیون کو نشانہ بنانے کا شک تھا، لیکن اب
اس کے شکوک و شبہات مضحکہ خیز تھے۔ زیرو ونگ کے لیے اس کی ہائی رینک کویسٹ شاید دوسری بار دیکھنے کے لائق بھی نہیں تھی، جبکہ نانت ہیون کے ممبران نیا ایکسپینشن پیک فعال کرنے پر زیرو ونگ سے حسد کر رہے تھے۔ سیف علی نے دیوانہ وار ٹیلی پورٹیشن ایرے کا مارکر قائم کیا۔ ٹیلی پورٹیشن مارکر قائم کرنا کوئی آسان کام نہیں تھا۔ کامیاب ہونے کے لیے کھلاڑیوں کو میجک ایرے کی کافی سمجھ بوجھ کی ضرورت تھی۔ طریقہ کار انتہائی پیچیدہ تھے اور عام طور پر ایک کھلاڑی کو مارکر قائم کرنے اور اسے ٹیلی پورٹیشن ایرے سے جوڑنے کے لیے بہت زیادہ وقت درکار ہوتا تھا۔ تاہم سیف علی کے لیے، جو ایڈوانسڈ میجک ایرے بنانے میں ماہر تھا، یہ کام آسان تھا۔ اس نے زمین پر تراشے گئے ایک بڑے میجک ایرے پر کرسٹلز رکھنے سے پہلے تیزی سے ایک کے بعد ایک کرسٹل پر میجک ایرے کندہ کیے۔ بہت تیزی سے کان میں موجود مانا میجک ایرے میں جمع ہونا شروع ہو گیا۔ سیف علی محسوس کر سکتا تھا کہ کان کا گھنا مانا کم ہونا شروع ہو گیا ہے۔ آؤ! اچانک سیف علی نے کان کے باہر سے ایک غضبناک چیخ سنی جو کان کی پتھریلی دیواروں پر گونج رہی تھی۔ گلڈ لیڈر، مصیبت! لاوا ہاؤنڈ پاگل ہو گیا ہے اور آپ کی طرف چارج کر رہا ہے۔ یہ ایگرو کو مکمل طور پر نظر انداز کر رہا ہے۔ آبداگال نے غصے میں بھرے لاوا ہاؤنڈ کو کھائی کی طرف واپس بھاگتے دیکھ کر ٹیم چیٹ میں چلائی۔ موجودہ کھلاڑیوں کے لیے ایک پاگل لیول 80 کا متے کا راکشس ایک مکمل ڈراؤنا خواب تھا۔ کولا نے لاوا ہاؤنڈ کو اپنی شیلڈ سے روکنے کی کوشش کی تھی، لیکن جب باس نے غصے سے پنجہ مار کر جواب دیا تو اس نے فوراً 30,000 سے زیادہ ایچ پی کھو دی۔ لاوا ہاؤنڈ کی طاقت خوفناک تھی۔ اگر کسی اور نے وہ حملہ سہا ہوتا تو وہ غالباً فوراً مر جاتا۔ جیسے ہی آبداگال خاموش ہوئی، لاوا ہاؤنڈ کان کے دروازے کے سامنے پہنچ گیا۔ خوش قسمتی سے کان کا دروازہ لاوا ہاؤنڈ کے لیے بہت چھوٹا تھا، اس لیے باس اندر نہیں جا سکا۔ یہ دیکھ کر آبداگال اور کولا نے سکہ سانس لیا۔ تاہم پھر کچھ ایسا ہوا جس نے زیرو ونگ کے ممبران کو ہکا بکا کر دیا۔ دیوہیکل لاوا ہاؤنڈ 3 چھوٹی کاپیوں میں تقسیم ہو گیا۔ ہر کاپی اب بھی لیول 80 کا متے کراکشس تھی، لیکن ان کے بنیادی ایٹریبیوٹس قدرے کم تھے۔ اس سے پہلے کہ زیرو ونگ کے ممبران کوئی رد عمل ظاہر کر پاتے، تینوں لاوا ہارنرز نے کان میں چارج کر دیا۔ جلدی جلدی کرو! سیف علی پہلے ہی تیزی سے قریب آتے قدموں کی آواز سن سکتا تھا۔ یہ واضح تھا کہ لاوا ہاؤنڈ تقریباً اس تک پہنچ چکا تھا۔ دریں اسنا اسے مقامی کوارڈینیٹ سیٹ کرنے کے لیے زمین میں صرف ایک آخری کرسٹل ڈالنے کی ضرورت تھی۔ بدقسمتی سے لوڈنگ بار، جو پہلے تیزی سے بھری تھی، سیف علی کو انتہائی سست محسوس ہوئی۔ یہ صرف 70% بھری تھی۔ انضمام کا عمل انجام دیتے ہوئے سیف علی کچھ نہیں کر سکتا تھا۔ وہ کوئی شکل بھی فعال نہیں کر سکتا تھا۔ جب لوڈنگ بار 90% تک پہنچی تو 1 میٹر لمبے 3 لاوا ہارنڈ سیف علی کے سامنے نمودار ہوئے۔ حقیر انسان، تم نے اس مقدس زمین کی خلاف ورزی کرنے کی ہمت کی۔ تم اپنے جرائم کی قیمت اپنی روح سے ادا کرو گے۔ تینوں لاوا ہارنڈز انسانی زبان میں بولے، ان کی آنکھوں میں غصہ بھڑک رہا تھا جب انہوں نے سیف علی پر 3 جھلسا دینے والی سفید شعاعیں پھینکیں۔ لیزر کی طرح سفید شعاعوں نے اپنے راستے میں آنے والی ہر چیز کو بخارات بنا دیا۔ چیپٹر 1845 شیطانی دیوتا کی تلوار۔ اس سے ٹھیک پہلے کہ 3 جھلسا دینے والی شعاعیں سیف علی سے ٹکراتے، اس کے سامنے موجود لوڈنگ بار بالآخر 100% تک پہنچ گئے۔ جب شعاعیں سیف علی سے 10 گز سے بھی کم فاصلے پر تھیں تو ڈیوائن راؤنس کی ایک رکاوٹ نمودار ہوئی۔ جب تینوں شعاعیں رکاوٹ سے ٹکرائیں تو وہ شدت سے لرز اٹھی۔ جہاں تک سیف علی کا تعلق ہے، وہ توپ کے گولے کی طرح پیچھے کی طرف اڑا۔ بوم! سیف علی کان کی ایک مضبوط دیوار سے جا ٹکرایا۔ کیا طاقت ہے! سیف علی کان کے بگڑے ہوئے علاقے کو گھورتے ہوئے حیران رہ گیا۔ اس نے کبھی نہیں سوچا تھا کہ لاوا ہاؤنڈ خود کو 3 کاپیوں میں تقسیم کرنے کے بعد بھی اتنی خوفناک طاقت کا مالک ہوگا۔ وہ اس وقت سورس فائر کی کان کے اندر تھے۔ ان کے ارد گرد کی دیواریں مضبوط اور آگ سے محفوظ تھیں، خاص طور پر سورس فائر، اور عام شعلے اسے پگھلا نہیں سکتے تھے، بخارات بنانا تو دور کی بات ہے۔ کوئی بھی آسانی سے تصور کر سکتا تھا کہ لاوا ہاؤنڈ کے شعلے کتنے بلند تھے۔ اگر وہ سفید گرم شعلے کسی کھلاڑی کے ایکوپمنٹ سے ٹکراتے تو جادوئی طور پر بہتر بنائے گئے ڈارک گولڈ ایکوپمنٹ بھی نہیں بچ پاتے۔ صرف ایپک ایکوپمنٹ ہی شاید بچ پاتے۔
اگر اس نے وقت پر الف ابسلوٹ ڈومین کو فعال نہ کیا ہوتا تو وہ غالباً اس حملے سے مر جاتا۔ پیچھے ہٹو سب لوگ، فوراً پیچھے ہٹ جاؤ۔ شعلے ختم ہونے کے بعد سیف علی نے ٹیم چیٹ کے ذریعے چلایا۔ کولا بمشکل ایک لاوا ہاؤنڈ کو ٹینک کر سکتا تھا۔ اب چونکہ انہیں 3 چھوٹے لاوا ہارنرز کا سامنا کرنا تھا جو مکمل ورژن سے صرف تھوڑے ہی کمزور تھے، وہ جانتا تھا کہ وہ ایک لمحے کے لیے بھی یہاں نہیں رک سکتے۔ اپنا حکم جاری کرنے کے بعد اس نے اورا آف ارتھ کو اورا آف سپیس میں تبدیل کر دیا اور اس نقشے سے ٹیلی پورٹ ہونے کی تیاری کرنے لگا۔ وہ جیسے ہی سیف علی سپیس موومنٹ کا استعمال کرتے ہوئے فرار ہونے والا تھا، تینوں لاوا ہارنرز ایک ساتھ چیخے۔ درندوں سے 3 ہلکی سرخ لہریں نکلیں اور جیسے خلا جم گئی ہو، 7 لیومین ریز رنگ خلا میں شگاف کھولنے میں ناکام رہی۔ سپیشل لاک ڈاؤن۔ سیف علی کے تاثرات تاریک ہو گئے جب اس نے اپنے سامنے بڑھتے ہوئے خلائی شگاف کو غائب ہوتے دیکھا۔ ایسی بے مثال طاقت اور سپیشل لاک ڈاؤن کی صلاحیت رکھنے والا راکوشس کھلاڑیوں کے لیے ایک ڈراؤنا خواب تھا۔ ایسے راکوشس کا سامنا کرنا تقریباً موت کی ضمانت تھا۔ وہ راکوشس جن کے پاس سپیشل لاک ڈاؤن کی صلاحیت تھی، گارڈز ڈومین میں انتہائی نایاب تھے۔ عام طور پر صرف گارڈز ڈومین کے عروج پر موجود این پی سیز ہی اس صلاحیت کو استعمال کر سکتے تھے۔ سیف علی نے کبھی نہیں سوچا تھا کہ لاوا ہاؤنڈ جیسی ایلیمنٹل مخلوق بھی اسے استعمال کرنے کے قابل ہوگی۔ تم نے قادر مطلق فائر گارڈ کے ممنوعہ علاقے کو چھوا ہے۔ فائر گارڈ سے معافی مانگنے کے لیے اپنی روح قربان کرو، سیف علی پر چارج کرنے سے پہلے تینوں لاوا ہارنرز نے سرد لہجے میں کہا۔ اگرچہ تینوں لاوا ہارنرز چھوٹے تھے، لیکن ان کی حرکات اتنی طاقتور تھیں کہ ان کے پیچھے خلا بھی کانپ اٹھتی تھی۔ ان کی طاقت مکمل لاوا ہاؤنڈ کا بھی مقابلہ کر سکتی تھی۔ جیسے ہی تینوں لاوا ہارنرز سیف علی کے قریب پہنچے، وہ الگ ہو گئے اور 3 مختلف سمتوں سے سیف علی پر حملہ کیا اور این پی سیز کی طرح آسانی سے جنگی فارمیشن میں تبدیل ہو گئے۔ کیا یہ دیوتا کا محافظ ہے؟ تینوں لاوا ہارنرز کو قریب آتے دیکھ کر سیف علی کے تاثرات سنجیدہ ہو گئے۔ گارڈز ڈومین میں طاقتور راکشوں کی حفاظت میں خزانے ملنا معمول کی بات تھی، اور ان محافظ راکشوں میں کچھ ناقابل یقین حد تک طاقتور ہستیاں موجود۔ ان محافظوں کو دیوتاؤں نے بنایا تھا۔ عام طور پر دیوتا اپنی دولت کی حفاظت کے لیے صرف ایسے طاقتور محافظ بناتے تھے۔ نہ صرف ان محافظوں کی عمر ابدی تھی، بلکہ وہ لافانی بھی تھے۔ اس کے علاوہ وہ انتہائی طاقتور سکلز اور سپیلز پر عبور رکھتے تھے۔ ان سے نمٹنا اسی رینک اور لیول کی ارکائک سپیشیز سے بھی زیادہ مشکل تھا۔ میں صرف کوشش کر سکتا ہوں۔ سیف علی نے دانت پیسے اور ڈیوائن سٹیپس کو فعال کرنے سے پہلے ہیونلی ڈریگنز پاور کا استعمال کیا۔ اگلے ہی لمحے سیف علی جیسی ہیبت اور ایٹریبیوٹس والے 10 ہمشکل نمودار ہوئے۔ پھر سیف علی اور اس کے ہمشکلوں نے تینوں لاوا ہارنرز پر چارج کیا۔ اگرچہ لاوا ہارنرز طاقتور تھے، لیکن سیف علی اپنے ہمشکلوں کے ساتھ مسلسل پوزیشنز بدل کر ان کے حملوں کو ناکام بنانے میں کامیاب رہا۔ اس موقع کا فائدہ اٹھاتے ہوئے سیف علی نے تیزی سے کان کے راستے کی طرف اپنا راستہ بنایا۔ عام طور پر محافظ راکوشس اس چیز سے ایک خاص فاصلے پر جانے کے بعد پیچھا چھوڑ دیتے تھے جس کی انہیں حفاظت کرنی ہوتی تھی۔ جب تک سیف علی رینج سے باہر نکل جاتا، وہ لاوا ہارنرز سے چھٹکارا پا سکتا تھا۔ تاہم لاوا ہارنرز سے بچ نکلنا ناقابل یقین حد تک مشکل تھا۔ نہ صرف ان کی طاقت ناقابل یقین حد تک زیادہ تھی، بلکہ ان کی رفتار بھی متاثر کن تھی۔ وہ مسلسل سیف علی کی پیش قدمی میں رکاوٹ ڈالتے رہے اور اس کے آگے بڑھنے کے لیے بہت کم جگہ چھوڑی۔ جب تک ڈیوائن سٹیپس کا دورانیہ ختم ہوا، سیف علی نے صرف 50 گز سے کچھ زیادہ فاصلہ طے کیا تھا۔ وہ اب بھی کان کے دروازے سے 100 گز سے زیادہ دور تھا۔ جس لمحے سیف علی کے ہمشکل غائب ہوئے، ایک لاوا ہاؤنڈ نے سیف علی پر اتنی تیزی سے اپنا پنجہ مارا کہ اس سے بچنا ناممکن تھا۔ کوئی اور چارہ نہ ہونے پر سیف علی نے حملے کو روکنے کے لیے کلنگ رے کو اٹھایا۔ پین جس لمحے لاوا ہاؤنڈ کا پنجہ سیف علی کی تلوار سے ٹکرایا، اسے اپنا پورا بازو سن ہوتا ہوا محسوس ہوا۔ اس ٹکراؤ نے اس کے جسم کو 20 گز سے زیادہ پیچھے اڑا دیا، جس سے 40,000 سے زیادہ کا ڈنج ہوا۔ کیا ناقابل یقین طاقت ہے! یہ ایک ہائی متیکا کی طاقت کا مقابلہ کرنے کے قریب ہونی چاہیے۔ سیف علی نے اسے مارنے والے لاوا ہاؤنڈ کو گھورتے ہوئے سوچا۔ لاوا ہاؤنڈ کے ساتھ اس کا مقابلہ مختصر تھا اور درندے نے کوئی شکل استعمال نہیں کی تھی، پھر بھی اس نے اتنی زیادہ ایچ پی کھو دی تھی۔
उसने पहले ही हेवनली ड्रैगन्स पावर को भी फ़आल कर दिया था, जिससे इसकी ताकत और दिफा में ज़बरदस्त इजाफा हुआ था। इस वक्त इसका दिफा कोला से भी ज्यादा था, हालांकि उसके पास वो पीसू स्किल्स नहीं थीं जो डैमेज में कमी फराहम करती थीं। इसके बावजूद उसने 40,000 से ज्यादा HP खो दी थी। इसके सामने मौजूदा लावा हाउनड की ताकत यकीनी तौर पर असल से कहीं ज्यादा थी। दरीं असना इसे इनमें से 3 लावा हाउनड्स का सामना करना था। इससे पहले कि सैफ अली इस सूरत-ए-हाल से निकलने का कोई रास्ता निकाल पाता, एक और लावा हाउनड इस पर झपटा। जल्दी में सैफ अली ने इसके हमले को रोकने के लिए पैरी को फ़आल किया। पींग! एक बार फिर सैफ अली 20 गज से ज्यादा पीछे की तरफ उड़ा। न सिर्फ वो कान के दरवाजे के करीब नहीं गया था, बल्कि वो दरअसल उससे मजीद दूर हो गया था। ये वाज़े तौर पर वही था जो लावा हाउनड्स अपने हमलों से करना चाहते थे। इन लावा हाउनड्स के जंगी मेयार किसी भी तरह माहिर खिलाड़ियों से कम नहीं थे। क्या मैं यहां मरने वाला हूं? तीसरे लावा हाउनड को अपनी तरफ झपकते देखकर सैफ अली अपनी तल्ख मुस्कुराहट न रोक सका। ऐसा लगता था कि इसने टेलीपोर्टेशन मारकर कायम करने के लिए बहुत बड़ा खतरा मोल ले लिया था। अगरचे इसे EXP का एक लेवल खोने पर कोई एतराज नहीं था, लेकिन उसके पास कई ऐसे टूल्स थे जो उसकी मौत पर गिर जाते। मजीद बरा, ये अशिया गिरने के बाद महज जमीन पर नहीं रहेंगी। एक खास वक्त गुजरने के बाद ये कीमती अशिया गायब हो जाएंगी। दरीं असना, जब खिलाड़ी मर जाते तो वो सिर्फ आधे घंटे के बाद ही जिंदा होते, जब तक कि कोई उन्हें किसी सकल खास टूल से जिंदा ना करे। जब तक वो इस कान में वापस आता, इसकी गिराई गई अशिया इस दुनिया से जा चुकी होती। जैसे ही सैफ अली लावा हाउनड से टकराया, इसकी HP में मुसलसल कमी आती रही। 80%, 70%, 60%। अगरचे इसने दरिंदों को अंधा करने के लिए वाइड स्टेप्स इस्तेमाल करने की कोशिश की थी, लेकिन यह तकनीक लावा हाउनड्स की तेज हिस के खिलाफ गैर मुअस्सर थी। अगरचे लावा हाउनड्स उसे नहीं देख सकते थे, लेकिन वो अपनी दूसरी हिस्सियात से इसके मकाम का पता लगा सकते थे और एक और पंजा मारने या काटने का हमला कर सकते थे। गिल्ड लीडर अभी तक बाहर क्यों नहीं आए? आबदा गाल, जो काफी देर पहले खाई से दूर हो चुकी थी, लावा राकेशों के झुंड को अपने घर वापस लूटते देखकर बड़बड़ाई। गिल्ड लीडर ठीक होंगे? अगर वो पूरी ताकत लगा दें तो वो मते के राकेशों का भी मुकाबला कर सकते हैं, कालू भाई ने यकीन दिलाया। लेकिन बहुत देर हो चुकी है। मजीद ये कि वहां 3 लावा हाउनड्स थे। मुझे लगता है कि बेहतर होगा अगर मैं जाकर देखूं, फायर डांस ने परेशानी से कहा। मैं तुम्हारे साथ चलूंगा, फ्लाइंग शैडो ने फायर डांस के पीछे चलते हुए पेशकश की। दरीं असना, कान के अंदर। सैफ अली ने चक्कर लगाते लावा हाउनड्स को देखा और एक तल्ख मुस्कुराहट के साथ अपनी बाकी मानदा HP के छोटे से फीसद पर नजर डाली। टूफोल्ड बरसरक को फ़आल करने के बावजूद, जिसने इसे आर्जी तौर पर 4 मितकिस का मुकाबला करने की ताकत दी थी, वो अब भी कान के दरवाजे के 100 गज के अंदर नहीं आ सका। अगरचे इसे यकीन था कि वो एक लावा हाउनड से बच सकता है, लेकिन 3 को संभालना इसके लिए बहुत ज्यादा था। मामलात को मजीद खराब करने के लिए तीनों लावा हाउनड्स ने बिल्कुल दुरुस्त हम आहंगी से काम किया। अगरचे इसने मैजिक का सिमनंग स्क्रॉल इस्तेमाल करने का सोचा था, लेकिन तीनों लावा हाउनड्स बहुत तेज थे। उन्होंने इसे ऐसे टूल्स इस्तेमाल करने का कोई मौका नहीं दिया। जैसे जैसे टूफोल्ड बरसरक का दौरानिया खत्म हो रहा था, सैफ अली ने दीवानावार अपने बैग में ऐसी अशिया तलाश की जो उसे इस मुश्किल से निकालने में मदद कर सकें। अचानक इसे एक टूटी हुई लंबी तलवार मिली जो काफी अरसे से इसके बैग में गैर फ़आल पड़ी थी। ये लंबी तलवार कोई और नहीं बल्कि इवल गार्ड्स इनहेरिटेंस थी, एक कीमती तलवार जो कभी शैतानी देवता की थी। लावा हाउनड्स को दोबारा अपनी तरफ चार्ज करते देखकर सैफ अली ने दांत पैसे और इवल गार्ड्स इनहेरिटेंस को बाहर निकाला। फिर इसने अपनी ताकत को हथियार में दाखिल किया। अगर वो मर जाता तो गिरने वाली अशिया की हिफाजत करना बिलाशुबा उसके तमाम एट्रीब्यूट्स में 10 पॉइंट्स खोने से ज्यादा अहम था। सैफ अली के तलवार को ताकत देने के बाद इवल गार्ड्स इनहेरिटेंस धड़कने लगी। फिर तलवार से एक गैर मरी कुव्वत फैली जो इतनी ताकत के साथ कान में से गुजरी के खला भी इसकी शिद्दत से लरज उठी। एक लम्हे बाद कान में मौत की सी हैबत छा गई। चैप्टर 1846 टूटी हुई तलवार की ताकत। जैसे ही मौत की हैबत ने कान को अपनी लपेट में लिया, खला खुद जिम गई।
तीनों लावा हानड्स फिसलते हुए रुक गए जब उन्होंने मोहतात होकर सैफ अली के हाथ में मौजूद टूटी हुई तलवार को घूरा। टूटी हुई तलवार के साथ गहरे काले डिवाइन राउनज नमूदार हो गए थे, क्योंकि तलवार से गहरे धुएं के बादल निकल रहे थे। हथियार ठंडा और शैतानी महसूस हो रहा था। लावा हानर्स ने बिलाखिर टूटी हुई तलवार की शनाख्त कर ली और उनकी आंखों में खौफ चमक उठा। ऐसा लग रहा था जैसे उन्हें अपने माजी की कोई खौफनाक चीज याद आ गई हो। हकीर काफिर, तुमने इस मुक़द्दस सरजमीन पर कदम रखने की हिम्मत की। कादन मुतलक फायर गार्ड के शोलों को अपनी रूह को पाक करने दो। सैफ अली के इब्बिसिल ब्लेड को ईवल गार्ड्स इनहेरिटेंस से बदलने के बाद टूटी हुई तलवार ने तीनों लावा हानर्स में कुछ टरगिर कर दिया था। अचानक वो बड़े होने लगे क्योंकि उनके जिस्मों पर सुनहरी शोले भड़क उठे। साकित खड़े रहने के बावजूद लावा हानर्स के पैरों के नीचे मौजूद ठोस चट्टान टूटने लगी। उनके अर्द गिर्द खला फट गई जैसे वो सुनहरी शोलों की ताकत को बर्दाश्त न कर सकती हो। ऐसा लग रहा था जैसे उनके अर्द गिर्द की खला अब सुनहरी शोलों की ताकत को बर्दाश्त करने के काबिल नहीं रही थी। सैफ अली भी इस सुनहरी आग से मौत के खतरे को महसूस कर सकता था। मजीद बरा, सैफ अली बता सकता था कि यह मौत सिर्फ एक लेवल खोने पर खत्म नहीं होगी। वो सिविल फायर जैसी ताकत महसूस कर सकता था, हालांकि ये कई गन्ना ज्यादा मजबूत थी। इसकी रूह को जलाना और निगलना इस अजीब आग के लिए बच्चों का खेल होगा। अगर इन सुनहरी शोलों ने किसी खिलाड़ी की रूह को जला दिया तो खिलाड़ी का अकाउंट गालिबन मुस्तकिल तौर पर मफलूज हो जाएगा। इससे पहले कि सैफ अली इस परेशान कुन सूरत हाल से निकलने का कोई मंसूबा सोच पाता, तीनों लावा हानर्स एक साथ झपटे। इस मकाम पर सैफ अली के पास कोई ऐसी शकल नहीं थी जिसे वो अपनी हिफाजत के लिए इस्तेमाल कर सके। इसके अलावा लावा हानर्स की मूवमेंट स्पीड में नुमाया इजाफा हो गया था। कोई और ऑप्शन न होने पर सैफ अली ने फितरी तौर पर स्वर्ड्स और बट को अंजाम दिया। लातादाद तलवार की रोशनियों ने सैफ अली को घेर लिया और हमला करते हुए तीन देवहकल शोलाजन दरिंदों से टकरा गईं। बूम बूम बूम। इसके नतीजे में होने वाले टकराव ने करीबी पथरीली जमीन को फाड़ दिया। बिखरी हुई चिंगारियों ने जिस चीज को भी छुआ इसे जला दिया और इलाके को आग के समंदर में बदल दिया। तीनों लावा हानर्स पीछे की तरफ फेंके गए और जब वो जमीन से टकराए तो तीन बड़े गड़े बन गए। उनके सरों के ऊपर 3,000 से ज्यादा के डैमेजेस जाहिर हुए। इसके बरक्स सैफ अली अपनी असल पोजीशन पर खड़ा रहा, हालांकि इसके नीचे की जमीन जलकर पिघल चुकी थी। अब वो अपने ही एक गहरे गड़े में खड़ा था जिसकी सतह हमवार और शीशे जैसी थी। क्या नाकाबिल यकीन ताकत है! तो ये वो हथियार है जो कभी एक शैतानी देवता का था। जख्मी लावा हानर्स को देखकर सैफ अली दंग रह गया। सच तो यह है कि उसने जो टूटी हुई तलवार पकड़ रखी थी वो सिर्फ फरीगुमनेटेड लेजेंडरी रैंक की थी। अगरचे हथियार ने ताकत और अटैक पावर में काफी इजाफा किया था, लेकिन इसे इतने शदीद इजाफे की तवक्को नहीं थी। आखिरकार इसका इब्बिसिल ब्लेड आम एपिक हथियारों से भी ज्यादा मजबूत था, लेकिन यह कभी इतना ताकतवर नहीं रहा था। दरीं असना, इसके सामने मौजूद लावा हानर्स के पास हाई मतेक रैंक के राकेशों का मुकाबला करने के लिए तकरीबन काफी ताकत थी। टू फोल्ड बरसरक को फाल करने के बाद भी वो लावा हानर्स की ताकत का मुकाबला नहीं कर पाया था। फिर भी जब उसने उन राकेशों के खिलाफ ईवल गार्ड्स इनहेरिटेंस का इस्तेमाल किया तो उसे ऐसा लगा जैसे इसने कमजोर बेबस कुत्तों के एक ग्रुप को मारा हो। उसने वो शदीद टकराव महसूस नहीं किया था जो उसने इन दरिंदों के साथ अपने पिछले तसादुम के दौरान महसूस किया था। अगरचे इसने माजी में ऐसे हथियार देखे थे जो मुखालिफ की ताकत को कमजोर कर सकते थे, लेकिन इसने कभी ईवल गार्ड्स इनहेरिटेंस जितना मजबूत हथियार नहीं देखा था। हथियार ने दरअसल 4 मतेक राकेशों की ताकत को इतनी बड़ी हद तक तबाह कर दिया था। बात यहीं खत्म नहीं हुई। जब वो लावा हानर्स से टकराया था तो उसने अपनी ताकत को आसमान छूते हुए महसूस किया था। ऐसा लग रहा था जैसे टूटी हुई तलवार ने राकेशों की ताकत को जज्ब करके उसे इसमें मुंतकिल कर दिया हो। जैसे ही सैफ अली ने ईवल गार्ड्स इनहेरिटेंस की ताकत को बेहतर तौर पर समझने की कोशिश की, एक लावा हाउनट खड़ा हो गया। ताहम इस बार उसने सैफ अली पर चार्ज नहीं किया। इसके बजाय वो गुस्से से चीखा और अपने सामने एक सुनहरी 3 गन्ना मैजिक ईरे बनाया। एक लम्हे बाद मैजिक ईरे से आग की एक शुआ निकली जो इतनी तेजी से आगे बढ़ी कि सैफ अली वक्त पर बच नहीं सका। ये शुआ लावा हाउनट के 4 सिपेल रेड लोटस बरत का नतीजा थी,
वही सिपेल जिसने इससे पहले सोर्स फायर और को बुखारात बना दिया था। जवाब में सैफ अली ने महज ईवल गार्ड्स उनहेरिटनेस को करीब आती हुई आग की शुआ पर घुमाया। बूम! टूटी हुई तलवार ने गहरी सुर्ख शुआ को 2 हिस्सों में काट दिया। शोलों ने सैफ अली के पीछे मौजूद पत्थर की दीवार को टुकड़े टुकड़े कर दिया। सैफ अली 5 कदम पीछे लड़खड़ाया और उसके सर के ऊपर 10,000 से ज्यादा का निज जाहिर हुआ। बिल्कुल ऐसा ही है। सैफ अली नाकाबिले बयान हद तक हैरान था। उसने अपने हाथ में मौजूद ईवल गार्ड्स उनहेरिटनेस पर नजर डाली। जैसा कि इसने अंदाजा लगाया था, ईवल गार्ड्स उनहेरिटनेस दुश्मन की ताकत को जज्ब करके उसे इसकी अपनी ताकत में तब्दील कर सकती थी। मजीद बरा, इसे इस हमले से पिछले हमले की निस्बत कहीं ज्यादा ताकत मिली थी। न सिर्फ इसने 20% ज्यादा ताकत हासिल की थी, बल्कि इसकी फायर रेजिस्टेंस में भी 30% इजाफा हुआ था। ये सलाहियत महज खौफनाक थी। इस सलाहियत की वजह से इसकी जंगी ताकत में फौरी तौर पर इजाफा हो गया था। मजीद बरा, वो महसूस कर सकता था कि ये अब भी ईवल गार्ड्स उनहेरिटनेस की हद नहीं थी। अगरचे वो ईवल गार्ड्स उनहेरिटनेस के दुरुस्त एट्रीब्यूट्स नहीं देख सकता था, लेकिन जब इसने हथियार को पकड़ा तो उसे लगा कि इसने टूटी हुई तलवार की ताकत को पूरी तरह नहीं समझा। टूटी हुई तलवार उसे मौसूल होने वाले हमले की ताकत के लिहाज से और भी ज्यादा फवाइद दे सकती थी। ताहम फराहम करदा बेहतरी किसी खामी के बगैर नहीं थी, वो उनका मुख्तसर दौरानिया। जब भी ये किसी हमले की ताकत को जज्ब करती, हथियार चलाने वाला इसे सिर्फ 10 सेकंड के मुख्तसर वक्त के लिए बरकरार रख सकता था। इसके बावजूद ये हैरत अंगेज था। मुझे अब निकलने के काबिल होना चाहिए। जब इसने दूसरे 2 दरिंदों को अपनी तरफ चार्ज करते देखा तो सैफ अली ने जोश में अपने होंठ चाटे और जंग में अपने दुश्मनों का सामना करने के लिए दौड़ा। इससे पहले उनके बुनियादी एट्रीब्यूट्स के दरमियान फर्क बहुत ज्यादा था। टू-फोल्ड बरसरक इस्तेमाल करने के बाद भी इसे पूरी तरह दबा दिया गया था। ताहम अब ईवल गार्ड्स उनहेरिटनेस के साथ उन्हें कमजोर करने और अपनी ताकत बढ़ाने के बाद उसकी ताकत लावा हार्नर्स से तजावुज कर गई थी। सैफ अली ने दोनों लावा हार्नर्स को एक तरफ धकेलने के लिए अपनी आला ताकत और तकनीक पर इन्हिसार किया। फिर वो एक ताकतवर आंधी की तरह कान के दरवाजे की तरफ भागा। जब लावा हार्नर्स सैफ अली तक पहुंचे तो उसने आसानी से एक हमले से उन्हें पीछे फेंक दिया। 5 सेकंड से भी कम वक्त में सैफ अली कान से बाहर निकला और वापस खाई में आ गया। फिर हजारों लावा राकेशों ने मोड़कर सुवर्समैन को देखा। फायरबाजी, गिल्ड लीडर बाहर आ गए हैं। फ्लाइंग शेडो ने सैफ अली को कान से निकलते देखकर सिक्का सांस लेते हुए कहा। ताहम इसका जोश जल्द ही मान पड़ गया और उसके चेहरे पर एक संजीदा तासुर छा गया। हजारों लावा राकेशों ने सैफ अली को घेर लिया था, जिनमें वो 3 मते के लावा हार्नर्स भी शामिल थे जो इसका पीछा कर रहे थे। इस फायर डांस जैसे निर्दोषी को भी ऐसे घेरे में जिंदा रहने की कोई उम्मीद नहीं होगी। सैफ अली जैसे स्वर्ड्समैन की तो बात ही छोड़े। मैं राकेशों की तवज्जो मबजूल करूंगी। एक फैंसो मैजिक स्क्रोल तैयार करो और इसे गिल्ड लीडर पर इस्तेमाल करने की तैयारी करो। राकेशों के झुंड को सैफ अली के करीब आते देखकर फायर डांस के रोंगटे खड़े हो गए, लेकिन इसे अपने गिल्ड लीडर को बचाने की कोशिश करनी थी। वो महसूस कर सकती थी कि लावा हार्नर्स को लपेटने वाले शोले कितने गैर मामूली थे। अगर इन शोलों ने सैफ अली की जान ले ली तो वो एक लेवल से कहीं ज्यादा खो देगा। जैसे ही फायर डांस आगे बढ़ने वाली थी, सैफ अली ने ईवल गार्ड्स उनहेरिटनेस को हुआ में उठाया। अचानक खाई का माना टूटी हुई तलवार के गिर्द जमा होने लगा और तलवार ने आहिस्ता आहिस्ता धुंध जैसी हालत इख्तियार कर ली। सैफ अली ने अर्द गिर्द के लावा राकेशों पर हल्के से हथियार घुमाया। धुंध जैसी टूटी हुई तलवार अचानक सैफ अली के हाथ से गायब हो गई और 5 गहरी काली तलवार की रोशनियों में तब्दील हो गई जो हमला आवर राकेशों की तरफ उड़ी और अपने रास्ते में आने वाली हर चीज को निगल गई। ये अक़दाम सैफ अली के अपने एट्रीब्यूट्स का एक हिस्सा कुर्बान करने के बाद ईवल गार्ड्स उनहेरिटनेस की वाहिद शकल थी। गार्डसिल एक ही हमले से आसपास मौजूद हर चीफ्टीन और लॉर्ड रैंक का लावा राकुशस जलकर राख हो गया। उनकी राख हुआ में बखर गई। जिंदा बच जाने वाले राकुशस शदीद जख्मी थे और जरा सी भी हरकत करने से कासिर थे। चैप्टर 1847 फुलियम डेमन का ताज। जब सैफ अली ने टूटी हुई तलवार चलाई तो इस हमले ने इसके इर्द गिर्द की पथरीली जमीन में 5 गहरी नालियां तराश दें। वादी का खित्ता काफी हद तक तब्दील हो चुका था। कितनी जबरदस्त तबाहकुन ताकत है।
جب سیف علی نے اپنے ہاتھ میں موجود شیطانی خدا کی میراث کو دیکھا تو وہ حیرت سے بھر گیا۔ گاڈ سیل کی تباہ کن طاقت ٹائر 4 کے انتہائی بڑے پیمانے پر تباہی مچانے والے جادو سے بھی زیادہ تھی۔ اس نے لیول 70 سے اوپر کے کئی سو لاوا راکشوں کو فوری طور پر راکھ میں تبدیل کر دیا تھا۔ اس مہارت میں واقعی زمین و آسمان کو تباہ کرنے کی طاقت تھی۔ بدقسمتی سے جن راکشوں کو اس نے گاڈ سیل سے مارا تھا انہوں نے سیف علی کو کوئی TXP یا فراہم نہیں کیا تھا۔ در حقیقت جب تک شیطانی خدا کی میراث فعال تھی اسے مارے گئے راکشوں سے کوئی تجربہ حاصل نہیں ہوگا، تلوار یہ سب جذب کر لے گی۔ اتنے سارے راکشوں کو مارنے کے بعد شیطانی خدا کی میراث سے نکلنے والی کالی دھند مزید گھنی ہو گئی تھی، جس کے بعد سیف علی نے سسٹم نوٹیفیکیشن کی آواز سنی۔ سسٹم، شیطانی خدا کی میراث نے کافی قدن حیات جمع کر لی ہے اور پہلا شیطانی خدا کا نشان بحال کر لیا ہے، جس سے اس کی طاقت کا ایک حصہ فعال ہو گیا ہے۔ شیطانی خدا کی میراث کا ایسا اثر ہے؟ سیف علی حیران رہ گیا۔ اس کا خیال تھا کہ وہ صرف گمشدہ ٹکڑوں کو جمع کر کے ہی ہتھیار کی مرمت کر سکتا ہے۔ اس نے کبھی توقع نہیں کی تھی کہ ٹوٹی ہوئی تلوار دوسروں کی قدن حیات کو جذب کر کے اپنی کھوئی ہوئی طاقت کا کچھ حصہ بحال کر لے گی۔ شیطانی خدا کی میراث، ایک ہاتھ والی تلوار، ایک قیمتی تلوار جسے کبھی شیطانی خدا نے استعمال کیا تھا۔ تاہم یہ تلوار ایک جنگ میں تباہ ہو گئی تھی اور 3 ٹکڑوں میں بکھر گئی تھی۔ اگرچہ شیطانی خدا کی قیمتی تلوار تباہ ہو چکی تھی لیکن اس کے اندر موجود شیطانی خدا کی طاقت برقرار ہے۔ جب تک کوئی تینوں ٹکڑوں کو اکٹھا کر لیتا ہے تلوار کو اس کی ماضی کی شان میں بحال کرنا ممکن ہے۔ یہ ٹکڑا تلوار کا ٹوٹا ہوا دستہ ہے۔ تمام خصوصیات کے 10 پوائنٹس کو مستقل طور پر قربان کر کے صارف عارضی طور پر تلوار کی طاقت استعمال کر سکتا ہے۔ اگرچہ اس تلوار کو شدید نقصان پہنچا ہے لیکن یہ اب بھی اپنی اصل طاقت کا 10واں حصہ استعمال کر سکتی ہے۔ پہلا شیطانی خدا کا نشان، طاقت کا انجذاب طاقت کو زیادہ سے زیادہ 100%، قن برداشت کو 20% اور تمام مزاحمتوں کو 100% تک بڑھا سکتا ہے۔ جب یہ ٹکڑا دوسرے ٹکڑوں کے 1000 گز کے دائرے میں ہوگا تو ٹکڑے گونج اٹھیں گے، موت پر گر جاتا ہے۔ اس کی تجارت نہیں کی جا سکتی۔ اگرچہ وہ بڑی تعداد میں راکشوں کو مار کر شیطانی خدا کی میراث کو مضبوط کر سکتا تھا لیکن اس کا ایسا کرنے کا کوئی ارادہ نہیں تھا۔ اگرچہ سیف علی شیطانی خدا کی میراث کو استعمال کرتے وقت غیر معمولی طاقت کا مظاہرہ کر سکتا تھا لیکن اسے ہر بار ہتھیار چلانے پر ہر بنیادی خصوصیت سے 10 پوائنٹس کو مستقل طور پر قربان کرنا پڑتا تھا۔ اگرچہ تمام خصوصیات میں 10 پوائنٹس ٹائر 2 کے کھلاڑی کے لیے زیادہ نہیں ہو سکتے لیکن یہ جمع ہوتے جائیں گے۔ اگر اس نے ہتھیار کا بہت زیادہ استعمال کیا تو وہ اپنے اکاؤنٹ کو مفلوج کر دے گا۔ کوئی یہ کہہ سکتا ہے کہ شیطانی خدا کی میراث جادوئی ہتھیاروں سے بھی زیادہ بری تھی، لہذا شیطانی خدا کی میراث کو صرف آخری طرق کے پتے کے طور پر استعمال کیا جانا چاہیے۔ سیف علی کا فی الحال شیطانی خدا کی میراث کو مزید کن حیات فراہم کرنے کا بھی کوئی ارادہ نہیں تھا۔ اسے فعال کرنے کے بعد اس کے پاس ہتھیار استعمال کرنے کے لیے صرف آدھا گھنٹہ تھا۔ وہ آدھے گھنٹے میں کتنی کن حیات جمع کر سکتا تھا؟ تاہم شیطانی خدا کی میراث کو مضبوط کرنے کی صلاحیت واقعی ایک غیر متوقع نعمت تھی، جس کے بعد سیف علی اس سوراخ سے باہر نکل آیا جو اس نے راکشوں کے محاصرے میں کھولا تھا۔ اب چونکہ شیطانی خدا کی میراث مضبوط ہو چکی تھی اس لیے اسے اپنے پیچھے آنے والے 3 لاوا ہانرز سے نمٹنے میں کافی آسانی ہوئی۔ کیا یہ گلڈ لیڈر اپنی پوری طاقت میں ہے؟ فلائنگ شیڈو، جو وادی کے دروازے سے دیکھ رہا تھا، حیران رہ گیا جب اس نے سیف علی کو بغیر کسی پریشانی کے 3 لیول 80 کے لاوا ہانرز کا مقابلہ کرتے دیکھا۔ یہاں تک کہ فائر ڈانس، جو باہر جانے کی تیاری کر رہی تھی، دنگ رہ گئی۔ اس نے فرض کیا تھا کہ اتنی لڑائیوں اور مہم جوئی کے بعد اس کے اور سیف علی کے درمیان فاصلہ کم ہو گیا ہے۔ تاہم اب اسے دیکھ کر ایسا لگتا تھا کہ یہ خلیج پہلے سے کہیں زیادہ بڑی تھی۔ وہ دونوں قاتل یہ نہیں جانتے تھے کہ سیف علی ایسی طاقت کو کنٹرول کرنے کے لیے پوری طرح شیطانی خدا کی میراث پر انحصار کرتا تھا۔ اس کے بغیر وہ دوہرا برسرک فعال کرنے کے بعد بھی شاید زندہ نہ بچ پاتا۔ سیف علی تیزی سے لاوا ہانرز کی گرفت سے بچ نکلا اور اگرچہ اس نے خرافاتی راکشوں کو مزید غصہ دلایا لیکن انہوں نے 1 سینٹی میٹر بھی اپنا علاقہ چھوڑنے کی ہمت نہیں کی۔ وہ صرف اس وقت تک دیکھ سکتے تھے جب تک کہ سیف علی ان کی نظروں سے اوجھل نہ ہو گیا۔ قابل نفرت کافر، قادن مطلق آگ کا خدا تمہیں اس سے بچ کر جانے نہیں دے گا۔
सैफ अली के गायब होने के बाद लावा हार्नस ने गजबनाक चीखें निकालीं, जिनकी आवाजें पूरी वादी में गूंज उठीं। इसी वक्त एक सिस्टम नोटिफिकेशन सैफ अली के कानों तक पहुंचा। सिस्टम अपने आग के खुदा के गजब को दावत दी है। जब तक आप आग के खुदा के इलाके में दाखिल होंगे, इसके मुहाफिज आपको मौत के घाट उतारने के लिए आपका शिकार करेंगे। कितना बेरहम है। सिस्टम नोटिफिकेशन पढ़कर सैफ अली अपनी हैरत पर काबू न रख सका। उसने आग के खुदा की कदीम सरजमीन में सिर्फ एक टेलीपोर्टेशन मार्कर लगाया था, फिर भी अब उसे किसी भी ऐसे मकाम पर दाखिल होने से मना कर दिया गया था जिसे आग के खुदा की पनाह हासिल थी। ये सज़ा वाकई सख्त थी। बहरहाल आग का खुदा एक ऐसा खुदा था जिसने खुदा की डोमेन में बहुत से इलाके छोड़े थे। आग का खुदा कई दूसरी दुनियाओं की तख्लीक का भी जिम्मेदार था। इस जुर्माने ने बुनियादी तौर पर उसे मुतनब्बे किया कि अगर वो उनमें से किसी भी मकाम पर दाखिल हुआ तो वो अपनी जान से हाथ धो सकता है, जब तक कि वो उन इलाकों के मुहाफिजों को शिकस्त देने के लिए काफ़ी मजबूत न हो। इसे इन मकामात को तलाश करने के बारे में सोचना भी नहीं चाहिए। लेकिन इस मामले पर कुछ गौर करने के बाद सैफ अली ने इस नुकसान का मातम नहीं किया। अब चूंकि इसने आग के खुदा की कदीम सरजमीन में एक टेलीपोर्टेशन मार्कर बना लिया था, इसलिए वो मुनासिब तैयारी के साथ लावा हार्नस पर खुद को जाहिर किए बगैर सोर्स फायर कचधात निकालने के लिए एक टीम की क़ियादत कर सकता था। 10 दिनों में वो नाम निहाद ज़ेर ज़मीन मुल्क का दौरा भी कर सकता था और मुमकिना तौर पर एक और अहम फसल हासिल कर सकता था। मजमूई तौर पर उसने इस लेन देन को काफ़ी मुनाफा बख्श समझा। वादी से निकलने के बाद सैफ अली ने ज़ीरो विंग के दीगर अरकान के साथ दोबारा शमूलियत इख्तियार की। फिर इसने आबिदा गाल को टेलीपोर्टेशन मार्कर के बारे में ब्रीफिंग दी और इसे तैयारी के लिए अपने मातहतों से राब्ता करने को कहा। उन्हें फुलियम डेमन की वादी के मरकजी इलाके में जिंदा रहने के लिए काफ़ी आग की मुज़ाहमत की ज़रूरत होगी। मज़ीद बरा सिर्फ दरमियाने दर्जे के कानकुन या इससे ऊपर वाले ही सोर्स फायर कच धात निकाल सकते थे। वो उन 2 शराइत को पूरा करने के बाद ही कान का दोबारा दौरा कर सकेंगे। तैयारी में काफ़ी वक्त लगेगा। टीम के कुछ देर आराम करने के बाद सैफ अली अपनी टीम को फुलियम डेमन की वादी के क़ल्ब में ले गया। अगरचे रास्ते में उनका सामना काफ़ी राकिशों से हुआ और सैफ अली इस वक्त कमज़ोर था, लेकिन टीम ने कोला जैसे अपने ताकतवर एमटीज़ और सैफ अली के बुलाए गए टायर 3 शयातीन के साथ निस्बतन तेज़ी से पेश कदमी की। चूंकि अब तक किसी ने फुलियम डेमन की वादी को दरियाफ्त नहीं किया था, इसलिए ये बहुत से राकिशों का घर था जिन्होंने खुशकिस्मती से मामूल से कहीं ज़्यादा तजर्बा फराहम किया। मज़ीद बरा इलाके में बड़ी तादाद में खजाने के संदूक छुपे हुए थे। 4 घंटे तक मरकजी इलाके में मुहिम जुई के बाद टीम के कुछ लेवल 56 के अरकान लेवल 57 तक पहुंच गए थे। फायर डांस और फ्लाइंग शेडो ने भी इलाके में 6 खजाने के संदूक दरियाफ्त किए थे। उन्हें 3 कांसी के खजाने के संदूक, एक पुरस्रार लोहे के खजाने का संदूक, एक खुफिया चांदी के खजाने का संदूक और एक खालिस सोने के खजाने का संदूक मिला था। इस दरियाफ्त ने फायर डांस और फ्लाइंग शेडो दोनों को हैरान कर दिया, जो अक्सर मैदानों में खजाने के संदूक तलाश करते थे। ये आम इल्म था कि खुदा की डोमेन में खजाने के संदूक इंतहाई नायाब थे। आम तौर पर एक नक्शे में एक वक्त में सिर्फ 2 या 3 होते थे, फिर भी मरकजी इलाके के एक छोटे से हिस्से में घूमने के बाद उन्होंने 6 दरियाफ्त कर लिए थे। मज़ीद बरा एक खालिस सोने के खजाने का संदूक था। लेवल 50 के बाद कांसी के खजाने के संदूक में ऐसी लूटमार होगी जो हाई लॉर्ड के गिराए गए सामान का मुकाबला कर सकती है, जबकि पुरस्रार लोहे के संदूकों की अशिया ग्रेट लॉर्ड के बराबर थीं और खुफिया चांदी के खजाने के संदूकों से गिरने वाली अशिया ग्रैंड लॉर्ड की लूटमार के बराबर थीं। जहां तक खालिस सोने के खजाने के संदूक का ताल्लुक है, इसकी लूटमार खुराफाती राकुशस का मुकाबला कर सकती है। ताहम फुलियम डेमन की वादी में राकिशों और खजाने के संदूकों दोनों ने ऐसे हथियार और सामान पेश किए जो तमाम लेवल 70 आई से ज़्यादा के थे। बदकिस्मती से मौजूदा खिलाड़ी उन अशिया को इस वक्त तक इस्तेमाल नहीं कर सकते थे जब तक कि उनके पास ऐसे हथियार और सामान न हों जो लेवल की ज़रूरियात को 15 लेवल आई से ज़्यादा कम कर सकें। जैसे ही सैफ अली ने खालिस सोने के खजाने के संदूक को फ़ाल किया, इसने एक ऐसी रोशनी खारिज की जिसने फुलियम डेमन की वादी के ऊपर उदास आसमान को रोशन कर दिया। यहां तक कि कई हजार गज दूर मौजूद खिलाड़ी भी इस चमक को देख सकते थे। फुलियम डेमन का ताज। जब सैफ अली ने खजाने के संदूक के अंदर शानदार दहकता हुआ ताज देखा तो वो हक्का बका रह गया। चैप्टर 1848 कदीम शैतान।
गिल्ड लीडर, क्या आपको कुछ अच्छा मिला? आबदा गौल ने तजस्सुस से पूछा जब उसने सैफ अली के खाली तासुरात को देखा। बाकी टीम भी सैफ अली की तरफ देखने लगी, उनकी आंखों में तवक्को चमक रही थी। वो सब जानना चाहते थे कि खालिस सोने के खजाने का संदूक किस किस्म का खजाना पेश कर सकता है। लेवल 50 से ऊपर के नक्शों में खालिस सोने के खजाने का संदूक तलाश करना तकरीबन नामुमकिन था। आमतौर पर खिलाड़ियों को जो बेहतरीन संदूक मिलते थे वो खुफिया चांदी के दर्जे के होते थे। दरीं असना, यहां तक कि पुरस्रार लोहे के खजाने के संदूक भी गिल्ड की टीमों के दरमियान गर्मा गर्म कशमकश का सबब बन सकते थे। खिलाड़ियों को जितने आला मयार का खजाने का संदूक मिलता, इसे फ़आल करने से इतना ही ज्यादा हंगामा बरपा होता। इसके नतीजे में ज्यादा खिलाड़ियों को खजाने के संदूक के बारे में पता चल जाता। मजीद बरां, खिलाड़ियों के खजाने के संदूक के अंदर मौजूद अशिया हासिल करने के बाद 2 घंटे का एक ऐसा दौरानिया होता था जब मौत पर उन अशिया के गिरने की जमानत होती थी। लिहाजा जब भी मैदानों में खजाने का संदूक जाहिर होता तो जल्द ही कत्ल आम शुरू हो जाता। खुशकिस्मती से जीरो विंग की टीम को हमले के बारे में फिक्र करने की जरूरत नहीं थी। बहरहाल ये जगह फुलियम डेमन की वादी थी। वाहिद दूसरे खिलाड़ी जो खालिस सोने के खजाने के संदूक की चमक देख सकते थे वो नानत हेवन के अरकान थे। यहां तक कि अगर दुश्मनाना इरादों वाले दूसरे खिलाड़ियों ने उन्हें दरियाफ्त कर लिया तब भी उन्हें कोई खौफ नहीं था कि कोई उन्हें लौटने की कोशिश करेगा। कुछ अच्छा गिरा है, सैफ अली ने हंसते हुए कहा। फिर इसने फुलियम डेमन का ताज निकाला और टीम चीट में उसके अदादो शुमार शेयर किए। फुलियम डेमन का ताज, सर, खालिस सोने का दर्जा, आलात की जरूरत, ताकत 800, चुस्ती 800 और जहानत 800, दिफा 100 इजाफी गैर फ़ाल महारत। फुलियम डेमन का जिस्म, पहनने वाले को फुलियम डेमन का जिस्म हासिल करने की इजाज़त देता है जिससे आग की मुज़ाहमत में 200 का इजाफा होता है और वो जलने के असरात से महफूज हो जाता है। इजाफी फ़आल महारत, फुलियम अवतार 1 मिनट के लिए आग के तमाम नुकसानात से महफूज हो जाता है। कूल डाउन 10 मिनट। फुलियम डेमन के ताज की तफसीलात पढ़ने के बाद टीम ने अपना पिछला जोश खो दिया। गिल्ड लीडर, ये ताज एक धोखा है। ना सिर्फ इसमें आलात की इतनी ज्यादा जरूरत है बल्कि ये दर हकीकत कोई बुनियादी खुसूसियात पेश नहीं करता है। इसके बारे में वाहिद अच्छी चीज उसकी आग की आला मुज़ाहमत है, लेकिन ये बाकी सब कुछ कुर्बान करने के काबिल नहीं है। मैं भी ऐसा ही महसूस करता हूं। सख्त माहौल में राकुशस आम तौर पर बहुत ताकतवर होते हैं। अगरचे ये ताज उन नक्शों में जिंदा रहने के लिए काफी आग की मुज़ाहमत फराहम कर सकता है, लेकिन बुनियादी खुसूसियात के बगैर आपको राकिशों से निमटने में मुश्किल पेश आएगी। ये बहुत बेहतर होगा कि ऐसे कई आलात पहने जाएं जो कम आग की मुज़ाहमत फराहम करते हों लेकिन इनमें नुमायां बुनियादी खुसूसियात हों। इसकी दिफाई खुसूसियात और भी अहम है। मैं इस ताज को जिस तरह भी देखूं, ऐसा नहीं लगता कि इसमें कोई दिफाई खुसूसियत है। सब ने जल्दी से फुलियम डेमन के ताज के फ़वाइद और नुकसानात को पहचान लिया। यहां तक कि लेवल 50 के आम कपड़े की ज़रा में भी 100 से ज्यादा दिफा था। फुलियम डेमन के ताज का दिफा अमली तौर पर एक बेकार सजावट था। इसके अलावा किसी आले से बुनियादी खुसूसियात को खोने से खिलाड़ी की खुसूसियात में तकरीबन 10% कमी वाक़े हो जाएगी। इससे जंगी ताकत में कम अज़ कम 20% कमी वाक़े होगी। मजीद बरां, सर के हिस्से में दिफा की कमी की वजह से दूसरों के पास फ़ायदा उठाने के लिए एक कमज़ोरी होगी। अगर किसी के सर पर चोट लगती है तो यह पूरी तरह मुमकिन था कि वो बेहोशी की हालत का शिकार हो जाए। जैसे जैसे खुदा की डोमेन अपडेट होती रही, खिलाड़ियों के पहने हुए आलात की अहमियत बढ़ती जाएगी। आलात बुनियादी खुसूसियात से हटकर खिलाड़ी के दिफा में किरदार अदा करेंगे। मिसाल के तौर पर एक ही दिफा वाले 2 खिलाड़ियों को लें। अगर इनमें से एक खिलाड़ी ने सीने की ज़रा पहनी हो जबकि दूसरे खिलाड़ी ने ना पहनी हो तो सीने के टुकड़े के बगैर वाले खिलाड़ी को इस हिस्से पर ज़र्ब लगने पर ज्यादा नुकसान पहुंचेगा और इसे इजाफी मनफी असरात का सामना करना पड़ेगा। अगर किसी खिलाड़ी के सर पर ज़र्ब लगती है तो वो चक्कर और बेबसी महसूस करेगा और उसके रद्दे अमल सुस्त हो जाएंगे। अगर किसी के बाजू पर चोट लगती है तो वो सुन्न हो जाएगा और इसे हिलाना मुश्किल हो जाएगा। उनके आलात के मवाद के लिहाज से मनफी असरात में भी मामूली फ़र्क था। हमले का असर उसकी एक मिसाल थी। खेल के इब्तिदाई मराहिल के दौरान ये मनफी असरात बमुश्किल काबिल तवज्जो थे, लेकिन जैसे जैसे खिलाड़ियों ने आला दर्जे के राकिशों का मुकाबला किया ये मनफी असरात ज्यादा नुमायां हो जाएंगे। नतीजे के तौर पर
کھلاڑیوں کو اپنے آلات کا انتخاب احتیاط سے کرنا ہوگا۔ بنیادی خصوصیات کو ترجیح دینا کافی نہیں تھا۔ کھلاڑیوں کو اپنے آلات کی مطابقت اور دفاعی خصوصیات پر بھی توجہ دینے کی ضرورت تھی۔ دریں اسنا، فلیم ڈیمن کا تاج، جو آگ سے بنا تھا اور جس کا دفاع قابل رحم حد تک 100 پوائنٹس تھا، واضح طور پر اس میں کوئی دفاعی خصوصیت نہیں تھی۔ یہ زیادہ سے زیادہ ایک ملبوساتی ٹکڑا تھا۔ اگر کوئی جنگ کے دوران فلیم ڈیمن کا تاج پہنتا ہے تو وہ جلد موت کو دعوت دے رہا ہوگا۔ فلیم ڈیمن کے تاج کو محفوظ کرتے ہوئے سیف علی نے محض ایک تلخ مسکراہٹ ظاہر کی۔ اسے تسلیم کرنا پڑا کہ اس کے گلڈ کے ارکان کے معیار میں نمایاں بہتری آئی ہے۔ ہتھیاروں اور آلات کے بارے میں ان کی سمجھ اب بنیادی خصوصیات تک محدود نہیں رہی تھی۔ بدقسمتی سے وہ اب بھی کسی حد تک جاہل تھے۔ اس بات نے سیف علی کو خاص طور پر حیران نہیں کیا۔ بہرحال اس کے ساتھی ابھی بھی نسبتاً کم لیول کے تھے۔ وہ اب بھی مزاحمتوں کو پوری طرح نہیں سمجھتے تھے۔ وہ نہیں جانتے تھے کہ آگ کی مزاحمت کو 200 پوائنٹس تک بڑھانے کی صلاحیت رکھنے والا آلہ کتنا قیمتی تھا۔ خالص سونے کے خزانے کے صندوق میں موجود اشیاء میں سے فلیم ڈیمن کا تاج آسانی سے باقی تمام اشیاء کے مجموعے سے زیادہ قیمتی تھا۔ ماضی میں جب مرکزی دھارے کے کھلاڑی لیول 100 اور اس سے آگے پہنچ چکے تھے تو فلیم ڈیمن کا تاج 5000 سونے کے بھاری داموں میں فروخت ہوا تھا۔ اتنی رقم سے کوئی بھی خراب خصوصیات والا ایک ایپک آلہ خرید سکتا تھا۔ اس کے باوجود کھلاڑی شاذ و نادر ہی اپنے فلیم ڈیمن کے تاج فروخت کرتے تھے۔ ایسے آلات جو 200 آگ کی مزاحمت کا اضافہ کرتے ہوں انتہائی نایاب تھے۔ سب سے اہم بات یہ ہے کہ فلیم ڈیمن کے تاج کا فلیم ڈیمن کا جسم اس کے پہننے والے کو جلنے کے اثرات سے محفوظ رہنے کی اجازت دیتا تھا۔ دوسرے لفظوں میں، ماحول کتنا ہی گرم کیوں نہ ہو، کھلاڑیوں کو کسی منفی اثرات کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا۔ وہ اپنی جنگی طاقت کو اس کے عروج پر برقرار رکھ سکتے تھے۔ یقیناً فلیم ڈیمن کے تاج کی واضح کمزوری کی وجہ سے یہ صرف ماہر کھلاڑیوں کے لیے موزوں تھا۔ عام کھلاڑیوں کے لیے بہتر ہوگا کہ وہ ایسے کئی آلات پہنیں جو بنیادی خصوصیات اور آگ کی مزاحمت دونوں فراہم کرتے ہوں۔ عام کھلاڑی پہلے ہی اپنی بنیادی خصوصیات کو معیار تک لانے کے لیے جدوجہد کرتے تھے اور اس کے نتیجے میں راکشوں کے خلاف اور ٹیم تہخانے کے چھاپوں میں مشکلات کا سامنا کرتے تھے۔ وہ فلیم ڈیمن کے تاج جیسے مخصوص آلے کا استعمال کر کے مصیبت کو دعوت دے رہے ہوں گے۔ تاہم ماہر کھلاڑی مختلف تھے۔ سر کا لباس پہنے بغیر بھی ان کے پاس آسانی سے کافی بنیادی خصوصیات ہوں گی۔ شدید گرم ماحول میں لڑتے وقت ماہر کھلاڑیوں کے لیے اعلیٰ آگ کی مزاحمت کا ہونا کہیں زیادہ اہم تھا۔ لہٰذا کھیل کے بعد کے مراحل کے دوران مختلف بڑے گلڈز کے مرکزی فورس کے ارکان نے بنیادی خصوصیات پر توجہ مرکوز کرنا چھوڑ دیا تھا۔ اس کے بجائے انہوں نے مزاحمتوں اور جسمانی ساخت کو ترجیح دی تھی۔ مزید برآں، فلیم ڈیمن کا تاج فلیم ڈیمن کی وادی کے لیے ایک انٹری پاس کی طرح تھا۔ جب تک کسی کے پاس فلیم ڈیمن کا تاج تھا، وہ وادی کے اندر کہیں بھی سفر کر سکتا تھا۔ انہیں دہکتی ہوئی وادی کے مرکز کو تلاش کرنے میں بھی کوئی مسئلہ نہیں ہوگا۔ اصل میں سیف علی کو تشویش تھی کہ اس کے پاس مرکزی علاقے میں زندہ رہنے کے لیے کافی آگ کی مزاحمت نہیں ہے، لیکن اب چونکہ اس کے پاس فلیم ڈیمن کا تاج تھا، اس لیے وہ پریشان نہیں تھا۔ اب صرف فلیم ڈیمن کنگ خود ایک مسئلہ ہوگا۔ خدا کی ڈومین میں فلیم ڈیمن کنگ کو ورلڈ باس کے طور پر درجہ بندی کیا گیا تھا۔ زیادہ تر توقعات کے برعکس، ورلڈ باسز عام فیلڈ باسز سے زیادہ مضبوط نہیں تھے۔ سسٹم نے ورلڈ باسز کو کوئی خاص خصوصیات بھی نہیں دی تھیں، تاہم ان کا اپنے علاقوں پر مکمل کنٹرول تھا۔ ورلڈ باس کے علاقے میں رہتے ہوئے کھلاڑیوں کو جادوئی اسکرول اور جادوئی صفوں کے استعمال سے روکا جائے گا۔ جادوئی آلات کا استعمال بھی ممکن نہیں تھا۔ زیادہ سے زیادہ کھلاڑی اپنے ہتھیاروں اور آلات کی مہارتیں استعمال کر سکتے تھے۔ یہ زیادہ تر کھلاڑیوں کے لیے ایک ڈراؤنا خواب تھا۔ خالص سونے کے خزانے کے صندوق کو خالی کرنے کے بعد سیف علی اور دیگر نے مرکزی علاقے کی طرف اپنا سفر جاری رکھا۔ 1 گھنٹے سے کچھ زیادہ سفر کرنے کے بعد وہ بالآخر ایک آگ کی دنیا کے سامنے پہنچ گئے۔ ان کے سامنے پہاڑی سلسلے کے ساتھ سفید گرم شعلے رقص کر رہے تھے۔ پہاڑوں کا حلقہ ایک جلتے ہوئے سورج سے مشابہت رکھتا تھا، جس کی وجہ سے اسے دیکھنا مشکل ہو رہا تھا۔ یہ جگہ کتنی گرم ہے، کالو بھائی نے دہکتے ہوئے پہاڑی سلسلے کو دیکھتے ہوئے حیرت سے کہا۔ پہاڑی سلسلے سے کچھ فاصلے پر کھڑے ہونے کے باوجود اسے ایسا محسوس ہوا جیسے گوشت بھن رہا ہو۔
टीम के हर फर्द ने शदीद गर्मी महसूस की, यहां तक कि चलने से भी उनकी कुतन बर्दाश्त खत्म हो रही थी। दरी असना त्रिशूल पकड़े हुए एक बहुत बड़ा साया इस पहाड़ी हल्के के मरकज में गश्त कर रहा था। इस साये की हर हरकत ने इसके इर्द गिर्द के शोलों को भड़का दिया, क्योंकि लावा हुआ में उठ रहा था। कई हजार गज दौर से भी जीरो विंग की टीम इस साये की खौफनाक चमक महसूस कर सकती थी। जब उन्होंने फुलियम डेमन किंग की असल शक्ल देखी तो वो हाँकने से खुद को न रोक सके, यहां तक कि सैफ अली भी हैरान रह गया। फुलियम डेमन किंग, उनसरी मखलूक, कदीम शैतान, खुराफाती, लेवल 83, HP 720-000-720-000-000। एक कदीम शैतान, ये कैसे मुमकिन है? जब सैफ अली ने फुलियम डेमन किंग के अदादो शुमार देखे तो वो नाकाबिले बयान हद तक हैरान रह गया। क्या उसे एक कदीम नौ नहीं होना चाहिए? चैप्टर 1849 वर्ड गेट। गिल्ड लीडर, मुझे मत बताएं कि हमें इस बात से लड़ना है। क्या ये वाकई एक खुराफाती राकुशस है? फुलियम डेमन किंग 50 मीटर लंबा देव था। इसकी हर हरकत ने इसके इर्द गिर्द आग के समंदर में तूफान बर्पा कर दिया। जीरो विंग की टीम सिर्फ इसे देखकर बता सकती थी कि ये राकुशस कितना खौफनाक था। जब इसने फुलियम डेमन किंग को देखा तो कोला, जो एतमाद से भरा हुआ था, इसके रोंगटे खड़े हो गए। ये बास मुमकिना तौर पर लेवल 80 टायर 2 के माहिरीन की 1000 अफराद पर मुश्तमिल टीम को भी मार सकता था। अब तक जिन खुराफाती राकिशों का उन्होंने सामना किया था उनके मुकाबले में फुलियम डेमन किंग बिल्कुल मुख्तलिफ सतह पर था। क्या मेरे शुरू किए गए नए तौसीह पैक ने फुलियम डेमन किंग को मजबूत बना दिया है? सैफ अली ने फुलियम डेमन किंग की तरफ देखते हुए सोचा। जितना इसने इसके बारे में सोचा, इसका नजरिया इतना ही माकूल लग रहा था। बहरहाल, फुलियम डेमन की वादी सिर्फ लेवल 70 से ऊपर का नक्शा था, ये लेवल 100 से ऊपर का नक्शा नहीं था। एक कदीम शैतान को यहां नहीं होना चाहिए। एक कदीम शैतान एक उनसरी मखलूक थी जिसने अपनी बिल्ड लाइन को पूरी तरह खोल लिया था और अपनी आबाई शक्ल में वापस आ गई थी। अगरचे कदीम शयातीन लाइफ रेटिंग के लिहाज से ड्रैगन का मुकाबला नहीं कर सकते थे, लेकिन वो खूंखार दरिंदों का मुकाबला करने की पूरी सलाहियत रखते थे। यहां तक कि 20 लेवल ऊंची माहिर टीम भी खुराफाती दर्जे के कदीम शैतान का मुकाबला नहीं कर सकती थी। इसी लेवल की माहिर टीम तो दूर की बात है। इसके अलावा फुलियम डेमन किंग के पास वर्ल्ड बास की खास सलाहियत थी। लेवल 100 टायर 3 के खिलाड़ियों की 100 अफराद पर मुश्तमिल टीम भी इस राकुशस को शिकस्त नहीं दे सकती थी। उसका कोई इलाज नहीं है, मैं सिर्फ अपने मंसूबों को एडजस्ट कर सकता हूं। जिसके बाद सैफ अली ने अपनी टीम से खिताब किया, मैंने सोचा था कि मैं इस जस्तुजू को मुकम्मल कर सकता हूं और सबको यहां से बहिफाजत निकाल सकता हूं, लेकिन अब यह मुमकिन नहीं रहा। मुझे अब सबसे दरख्वास्त करनी होगी कि फुलियम डेमन किंग को उसके इलाके से दूर ले जाने के लिए खुद को कुर्बान कर दें। मेरे लिए ज्यादा से ज्यादा वक्त हासिल करने की कोशिश करें। वानिया, तुम लड़ाई में शामिल नहीं होगी। मुझे तुम्हारी जरूरत है कि तुम दूर छप जाओ। एक बार जब जंग खत्म हो जाएगी तो तुम टीम को दोबारा जिंदा करने की जिम्मेदार होगी। अब वो सिर्फ फुलियम डेमन किंग को वर्ल्ड गेट से दूर ले जा सकता था। जो खिलाड़ी वक्त हासिल करने के जिम्मेदार होंगे वो मर जाएंगे, लेकिन इसने वानिया को जो क़यामत की महारत दी थी, इससे वो अपने साथियों को मिलने वाली मौत की सजा को कम कर सकते थे। मैं समझ गई हूं, वानिया ने सर हिलाया। इसके किसी भी साथी को सैफ अली की तजवीज़ पर कोई एतराज़ नहीं था। वो गिल्ड की मरकजी फोर्स के अरकान थे। उनके हथियार, आलात और लेवल उनके गिल्ड ने फराहम किए थे। अपने गिल्ड के फायदे के लिए मरना कोई गैर मामूली बात नहीं थी। बहुत जल्द टीम ने सैफ अली की हिदायत पर अमल किया। कोला पहला खिलाड़ी होगा जो फुलियम डेमन किंग की तवज्जो मबजूल कराने और इसे मुकर्ररा इलाके की तरफ ले जाने का जिम्मेदार होगा। कोला के मरने के बाद टर्टल डव और ये वोमियान चार्ज संभाल लेंगे। एक बार जब तीनों एमटीज मर जाएंगे तो बाकी टीम अलग होकर भाग जाएगी, जिससे फुलियम डेमन किंग उनका पीछा करने में ज्यादा से ज्यादा वक्त ज़ाय करने पर मजबूर हो जाएगा। बाहर निकलो, सैफ अली ने वादी के दरवाजे से कुछ फासले पर पोजीशन संभालने के बाद हुक्म दिया। इसके अहकामात पर अमल करते हुए कोला दहकती हुई वादी में दाखिल हो गया। आग के समंदर में कदम रखने के कुछ ही देर बाद वादी के मरकज से एक बहरा कर देने वाली धाड़ गूंज उठी। छोटे इंसान, तुमने मेरे फुलियम डेमन किंग
मोनाकोलैंड के इलाके में दरअंदाजी की हिम्मत की। मैं तुम्हें दिखाऊंगा कि आग का गुस्सा कितना खौफनाक होता है। जैसे ही आवाज मध्यम हुई, फुलियम डेमन किंग भड़कते शोलों से उभरा। इसकी हरकत से आग की लहरें पैदा हुईं जो कोला पर बह गईं। लापरवाह होने की हिम्मत न करते हुए कोला ने फौरन तारीकी की ताकत को फाल किया और टाइटन गार्ड के पीछे छप गया। बूम! जैसे ही आग का तूफान इससे टकराया, कोला 3 कदम पीछे लड़खड़ा गया और उसके सर के ऊपर 20,000 से ज्यादा का नुकसान जाहिर हुआ। कितना मजबूत! सिर्फ इसकी हरकत ही इतना ताकतवर हमला करती हैं। आबिदा गाल, जो दूर से देख रही थी, अपनी हैरत पर काबू न रख सकी जब इसने देखा कि कोला अपनी फ़आल बरसरत महारत के बावजूद अपनी एचपी का 8वां हिस्सा खो बैठा। आमतौर पर कोला अपनी बरसरत महारत को फ़आल करने के बाद लेवल 70 के खुराफाती राकुशस का डटकर मुकाबला कर सकता था, फिर भी इसने फुलियम डेमन किंग के बिलवास्ता हमले के बाद इतनी ज्यादा एचपी खो दी थी। ये देखकर टीम के दीगर अरकान के चेहरे पीले पड़ गए। अगर उन्हें वो बिलवास्ता हमला मौसूल होता तो वो मुमकिना तौर पर अपनी 50% से ज्यादा एचपी खो देते। वो इस वर्ल्ड बॉस के सामने चींटियों की तरह महसूस कर रहे थे। जैसे ही फुलियम डेमन किंग की खौफनाक ताकत ने जीरो विंग के खिलाड़ियों को दंग कर दिया, बॉस कोला के सामने पहुंच चुका था। फुलियम डेमन किंग ने फिर अपना त्रिशूल गार्डियन नाइट पर इतनी तेजी से घोंपा कि यह हमला नंगी आंख से पोशीदा था। खुशकिस्मती से कोला ने पहले ही टाइटन गार्ड को उठा लिया था और वक्त पर हमले को रोक दिया था। ताहम हमले को रोकने के बाद कोला अपने बाजुओं में तमाम एहसास खो चुका था। तोप के गोले की तरह इसे पीछे फेंक दिया गया था और वो सिर्फ एक बड़ी चट्टान से टकरा कर रुका था। कोला की एचपी फौरी तौर पर 80,000 से ज्यादा गिर गई, जो उसकी कल एचपी के निस्फ से ज्यादा थी। टीम दंग रह गई। सिर्फ एक हमले ने कोला को इतना दुखी कर दिया था। ताकत में यह खलीज मायूस कुन थी। इसका इलाज करो जल्दी, सैफ अली ने टीम चीट के जरिए चीखते हुए कहा। इस नतीजे ने उसे हैरान नहीं किया। बहरहाल उनका हरीफ एक खुराफाती दर्जे का कदीम शैतान था। अगर फरीगुमनिटेड लेजेंडरी दर्जे का टाइटन गार्ड ना होता तो कोला शायद फौरन मर जाता। सैफ अली का हुक्म सुनकर टायर 2 के मुआलजीन अपनी हैरत से बाहर आए और कोला पर शिफा याबी के जादू किए, जिससे गार्डियन नाइट की एचपी फौरी तौर पर 70% तक बहाल हो गए। ताहम फुलियम डेमन किंग पहले ही दोबारा कोला पर अपना त्रिशूल घोंप रहा था और हथियार से सफेद गर्म आग निकल रही थी। सफेद गर्म शोलों ने कोला को चौंका दिया। जल्दी से उसने प्रोटेक्शन ब्लेसिंग को फाल किया। टायर 2 में अपग्रेड होने के बाद प्रोटेक्शन ब्लेसिंग ने इसे पहुंचने वाले नुकसान को 60% तक कम कर दिया। ताहम जब त्रिशूल कोला की ढाल से टकराया तो उसके पैरों के नीचे का पत्थर बखर गया, जिससे एक गड़ा बन गया। दरीं असना कोला की एचपी 60,000 से ज्यादा गिर गई, जिससे इसकी एचपी सुर्ख निशान में चली गई। जब तक फुलियम डेमन किंग ने एक और हमला किया, टीम के मुआलजीन ने कोला की एचपी को इसकी कल एचपी के सिर्फ 50% तक बहाल किया था। अपनी सूरत-ए-हाल की नज़ाकत का एहसास करते हुए कोला ने टाइटनस हार्ट का इस्तेमाल किया, जिससे इसके इर्द गिर्द हिफाजती तवानाई की 3 तहें बन गईं, जो उसकी ज्यादा से ज्यादा एचपी के 10 गन्ना तक जज्ब कर सकती थी। टाइटनस हार्ट के असर में होने के साथ कोला तेजी से आग के समंदर से भाग गया। कोला को वादी से दूर होते देखकर सैफ अली ने सुकून का सांस लिया। खुशकिस्मती से उसने पहले ही टाइटन गार्ड को फरीगुमनिटेड लेजेंडरी दर्जे में अपग्रेड कर लिया था। बसूरत दीगर तीनों एमटीज मरने से पहले फुलियम डेमन किंग को दूर ले जाने के काबिल नहीं होते, यहां तक कि अगर कोला, टर्टल डव और ये वो मियान मिलकर भी काम करते। इसके बाद फुलियम डेमन का ताज पहनकर सैफ अली ने गैल डोमेन को फाल किया और उन शोलों में दाखिल हो गया जो खालिस लोहे को भी पिघला सकते थे, जैसा कि फुलियम डेमन के ताज से तवक्को थी। ये वाकई हैरत अंगेज तौर पर मुअस्सर है। जब सैफ अली आग के बीच से उड़ा तो उसे सिर्फ थोड़ी सी गर्मी महसूस हुई। उसे बिल्कुल भी दर्द नहीं हो रहा था। ताज की तरफ से फराहम करदा इजाफी 200 आग की मुजाहमत की वजह से अब उसके पास 400 से ज्यादा आग की मुजाहमत थी। आग में रहने के हर सेकंड में उसकी एचपी सिर्फ 100 से कुछ ज्यादा गिरती थी। तकरीबन 40 सेकंड तक उड़ने के बाद उसने अपनी टीम के अरकान की फहरिस्त में कोला का नाम तारीख होते देखा। ये वाज़ेह था कि फुलियम डेमन किंग ने कोला को मार दिया था। इतनी जल्दी? जब सैफ अली को एहसास हुआ कि वो अब भी वादी के मरकज में पत्थर के दरवाजे से 200 गज से ज्यादा दूर है,
تو اس کے تاثرات تاریک ہو گئے۔ کولا ٹیم کا سب سے مضبوط کھلاڑی تھا۔ اس نے سوچا تھا کہ اکیلا گارڈین نائٹ ہی اسے ورلڈ گیٹ تک پہنچنے کے لیے کافی وقت دلا سکے گا، لیکن ایسا لگتا تھا کہ فلیم ڈیمن کنگ اس کی توقع سے کہیں زیادہ مضبوط تھا۔ جیسے ہی سیف علی ورلڈ گیٹ پر پہنچا، اس نے فلاسفرز ہینڈ نکالا اور اسے پتھر کے دروازوں کو فعال کرنے کے لیے استعمال کیا۔ اس مقام پر ٹرٹل ڈب بھی گر چکی تھی اور ٹیم کے 3 MTs میں سے صرف یہ وومیان زندہ بچا تھا۔ مجھے جلدی کرنی چاہیے۔ سیف علی نے ورلڈ گیٹ پر ٹوٹی ہوئی جادوئی صفوں کی مرمت کے لیے فلاسفرز ہینڈ کی طاقت کا استعمال کیا۔ جیسے ہی اس نے ایسا کیا، وادی کے باہر سے ایک غضبناک دھاڑ اس تک پہنچی۔ قابل نفرت درندز، تم نے ورلڈ گیٹ کھولنے کی ہمت کی۔ جیسے ہی آواز مدھم ہوئی، اس کے منبع سے آگ کا ایک ستون اٹھا، جس کے بعد سیف علی اور وانیا کے علاوہ سب کے نام تاریک ہو گئے۔ اس صورتحال نے سیف علی پر بے پناہ دباؤ ڈالا۔ اس نے خود کو تیزی سے کام کرنے پر مجبور کیا۔ تیز اور تیز۔ جب سیف علی نے ورلڈ گیٹ کی جادوئی صفوں کی مرمت کی، تو وہ اپنے ارد گرد کی جگہ کو ابلتا ہوا محسوس کر سکتا تھا۔ اس کا مطلب یہ تھا کہ وہ پہلے ہی فلیم ڈیمن کنگ کے دائرہ اثر میں کھڑا تھا۔ قدیم شیطان کی حرکت کی رفتار اس کی توقعات سے پوری طرح تجاوز کر چکی تھی۔ قابل نفرت انسان، اپنے گناہوں کے ساتھ غائب ہو جاؤ۔ جب فلیم ڈیمن کنگ کی نظر سیف علی پر پڑی، تو اس نے اپنا دہکتا ہوا ترشول تلوار باز کی طرف پھینکا۔ تاہم اس سے پہلے کہ ترشول سیف علی تک پہنچ پاتا، اس نے اورا آف ارتھ کے الف ابسلوٹ ڈومین کو فعال کر دیا۔ ہاں، یہ ہو گیا۔ الف ابسلوٹ ڈومین کی طرف سے اسے دی گئی ناقابل تسخیر مدت کا استعمال کرتے ہوئے سیف علی نے آخری جادوئی صف مکمل کی، جس کے بعد اس نے ورلڈ گیٹ کی مرکزی جادوئی صف پر ہاتھ رکھا اور کہا، کھل جاؤ۔ ورلڈ گیٹ چیپٹر 1850 پوشیدہ انعام۔ سیف علی کے حکم کے ساتھ اس کے سامنے دروازوں کے دیوہیکل جوڑے پر موجود الہی رانز جامنی سنہری روشنی سے چمکنے لگے۔ ایک لمحے بعد الہی رانز نے روشنی کی ایک کرن خارج کی جس نے فلیم ڈیمن کنگ کو نگلنے کی دھمکی دی۔ نہیں، کرن کو دیکھ کر فلیم ڈیمن کنگ، جو سیف علی سے 50 گز کے فاصلے پر تھا، گھبراہٹ میں مڑا اور بھاگنے کی کوشش کی۔ تاہم روشنی کی کرن فلیم ڈیمن کنگ سے کہیں زیادہ تیز تھی۔ پلک جھپکتے ہی جامنی سنہری روشنی نے ورلڈ باس کو اپنی لپیٹ میں لے لیا اور قدیم شیطان درد سے چلا اٹھا۔ اگلے ہی لمحے فلیم ڈیمن کنگ سکڑنے لگا اور اس کے جسم کے گرد شعلے دھیرے دھیرے بجھ گئے۔ کچھ ہی دیر بعد ورلڈ گیٹ آہستہ آہستہ کھل گیا۔ کسی قوت نے کھلتے ہوئے دروازوں کے ذریعے وادی کی آگ کو چوس لیا اور فلیم ڈیمن کنگ اور بھی تیزی سے سکڑنے لگا۔ اپنی 50 میٹر کی اصل اونچائی سے فلیم ڈیمن کنگ تیزی سے سکڑ کر 40 میٹر، 30 میٹر، 10 میٹر رہ گیا۔ جب تک ورلڈ گیٹ پوری طرح کھلا، اس کے اندر موجود بلیک ہول نے وادی کے آخری شعلے کو بھی نگل لیا تھا۔ فلیم ڈیمن کنگ کو بھی بلیک ہول کی طاقتور کشش ثقل کے ذریعے ورلڈ گیٹ کی طرف کھینچ لیا گیا تھا۔ نہیں، یہ میری طاقت ہے، فلیم ڈیمن کنگ چلایا۔ گھبراتے ہوئے اس نے بلیک ہول کی کھنچاؤ سے لڑنے کے لیے طاقت کا ہر قطرہ استعمال کیا۔ یہ دیکھ کر سیف علی سکون کا سانس لیے بغیر نہ رہ سکا۔ اسے اس وقت لیول 83 کے خرافاتی درجے کے قدیم شیطان کے خلاف کوئی امید نہیں تھی۔ خوش قسمتی سے ورلڈ گیٹ ان چیزوں کو ہٹا سکتا تھا جن کی ابتدا خدا کی ڈومین کے بر اعظم سے نہیں ہوئی تھی۔ جب ورلڈ گیٹ فعال ہوا تھا تو فلاسفرز ہینڈ بھی ایک تبدیلی سے گزرا تھا۔ فلاسفرز ہینڈ اصل میں پارباسی کرسٹل سے بنا تھا جو ایک منحوس احساس پھیلا رہا تھا۔ تاہم اب نہ صرف منحوس احساس غائب ہو گیا تھا بلکہ پارباسی ہاتھ بھی خون کے سرخ موتی میں تبدیل ہو گیا تھا۔ کتنا خالص معنی ہے؟ جب سیف علی نے خون کے سرخ موتی کو پکڑا تو وہ اس سے ناقابل یقین حد تک خالص معنی نکلتا ہوا محسوس کر سکتا تھا۔ یہ معنی 7 لومنی ریز کرسٹل سے بھی زیادہ خالص تھا۔ اچانک سیف علی نے ایک سسٹم نوٹیفیکیشن کی آواز سنی۔ سسٹم مبارک ہو، آپ نے لیول 80 سے پہلے ایپک درجے کی مین اسٹوری لائن کویسٹ فلاسفرز وش مکمل کر لی ہے۔ انعام میں فلاسفرز ہینڈ، موجودہ لیول کا مثبت 40% تجربہ، 5 لیگیسی اسکل پوائنٹس، 30 فری ماسٹری پوائنٹس، 30,000 سب کلاس پروفیشنسی پوائنٹس اور ایک سب کلاس ڈارک گولڈ ڈیزائن دیا جا رہا ہے۔ جب سسٹم نوٹیفیکیشن ختم ہوا
तो सैफ अली का तजुर्बा बार लेवल 68 के 52% तक बढ़ गया। ताहम मुकम्मल फिलासफर्स हैंड का हुसूल सैफ अली को वाफिर तजुर्बे से कहीं ज्यादा पुरजोश कर रहा था। ये एक हकीकी लेजेंडरी शे थी। खुदा की डोमेन में कोई भी सुपर पावर इस पर आसानी से पागल हो जाएगी। मजीद बरा सैफ अली लेवल 80 तक पहुंचने से पहले जस्तुजू मुकम्मल करने के इजाफी इनाम पर हैरान था। 5 लीगेसी स्कल पॉइंट्स कोई मामूली बात नहीं थी। इसके अलावा इनाम में दिए गए 30,000 सब क्लास प्रोफेशंसी पॉइंट्स इसकी फॉर्जर सब क्लास को अपग्रेड करते वक्त इसका काफी वक्त बचाएंगे। मास्टर रैंक तक पहुंचने के बाद खिलाड़ियों को बेसिक मास्टर से इंटरमीडिएट मास्टर तक जाने के लिए अब भी मुज़हका खेज तादाद में प्रोफेशंसी पॉइंट्स की जरूरत होगी। अगरचे आम मास्टर लाइफ स्टाइल खिलाड़ियों को मतलूबा प्रोफेशंसी पॉइंट्स हासिल करने में कोई परेशानी नहीं हो सकती है, लेकिन सैफ अली के लिए एक अलग कहानी थी। सैफ अली के पास बहुत से मामलात थे जिनसे इसे निपटने की जरूरत थी, और उसके पास अपनी फॉर्जन में लगाने के लिए सिर्फ थोड़ा सा वक्त था। नतीजे के तौर पर उसने फॉर्जन प्रोफेशंसी पॉइंट्स बहुत तेजी से हासिल नहीं किए। ताहम इनामात में सबसे कीमती सब क्लास डार्क गोल्ड डिजाइन होना था। यह सब क्लास डार्क गोल्ड डिजाइन आम डिजाइनों की तरह नहीं था। न सिर्फ ये किसी डिजाइन को डार्क गोल्ड रैंक में अपग्रेड कर सकता था, बल्कि नया डिजाइन खिलाड़ी की तख्लीक होगा। ये आम इल्म था कि मास्टर लाइफ स्टाइल प्लेयर बनना नाकाबिले यकीन हद तक मुश्किल था। खिलाड़ियों को बिल्कुल नई अशिया बनाने की जरूरत थी, जिन्हें कुछ तकाज़ों को पूरा करना होता था। इस कारनामे को अंजाम देने के लिए खिलाड़ियों को अशिया और मवाद की एक खास समझ की जरूरत थी। ऐसा ही इस वक्त भी होता था जब खिलाड़ी बेसिक मास्टर से इंटरमीडिएट मास्टर तक जाने की कोशिश करते थे। दरहकीकत इंटरमीडिएट मास्टर में तरक्की और भी मुश्किल थी, क्योंकि खिलाड़ियों को एक डार्क गोल्ड शे या 3 खालिस सोने की अशिया बनानी पड़ती थीं। ये रुकावट सैफ अली की पिछली जिंदगी के दौरान बहुत से बेसिक मास्टर लाइफ स्टाइल खिलाड़ियों के लिए आखिरी हद रही थी। माजी में जब कोई मास्टर लाइफ स्टाइल प्लेयर का हवाला देता था तो उनका मतलब आम तौर पर बेसिक मास्टर्स होता था। खुदा की डोमेन के मास्टर लाइफ स्टाइल खिलाड़ियों की अक्सरियत बेसिक रैंक की थी। खेल में 10 साल के बाद बेसिक मास्टर्स को फर्स्ट रेट गिल्ड्स की तरफ से इतनी तवज्जो नहीं मिली थी, हालांकि वो अब भी सेकंड रेट गिल्ड्स में वीआईपीज थे। ज्यादा से ज्यादा उनके साथ औसत लाइफ स्टाइल खिलाड़ी से कदरे बेहतर सलूक किया जाएगा। सिर्फ इंटरमीडिएट मास्टर्स ने ही फर्स्ट रेट गिल्ड्स का एहतराम हासिल किया था। अब चूंकि इसके पास सब क्लास डार्क गोल्ड डिजाइन था, इसलिए इसे इंटरमीडिएट मास्टर बनने का मुफ्त पास मिल गया था। यकीनन एक इंटरमीडिएट मास्टर जो सब क्लास डार्क गोल्ड डिजाइन का इस्तेमाल करके इस रैंक तक पहुंचा था, वो इस खिलाड़ी जितना काबिल नहीं था जो अपनी मेहनत और असली अशा के जरिए इस रैंक तक पहुंचा हो। मुअख्खिर अल जिक्र ने अपनी बुनियाद मजबूत कर ली थी, जबकि अव्वल अल जिक्र की कोई बुनियाद नहीं थी। एक खिलाड़ी जो अपने काम के जरिए इंटरमीडिएट मास्टर बना, इसके मुस्तकबिल में मजीद डार्क गोल्ड अशिया बनाने का इम्कान ज्यादा होगा और वो जल्द ही एडवांस्ड मास्टर बन जाएगा। दूसरी तरफ वो इंटरमीडिएट मास्टर जिसके पास मजबूत बुनियाद नहीं थी, इसे आगे बढ़ने के लिए जिदोजहद करनी पड़ेगी। इंटरमीडिएट मास्टर बनने के लिए इस तरह के सस्ते तरीके को इस्तेमाल करने का वाहिद हकीकी फायदा पैदावार की कामयाबी की आला शरहें थीं जो इस रैंक के साथ आती थी। इसके बावजूद बहुत से बेसिक मास्टर लाइफ स्टाइल खिलाड़ियों ने सैफ अली की पिछली जिंदगी के दौरान सब क्लास डार्क गोल्ड डिजाइन हासिल करने के लिए अपनी जिंदगी भर की जमा पूंजी खर्च कर दी थी, क्योंकि वो पहले ही अपनी हदों को पहुंच चुके थे। जब सैफ अली ने अपने इजाफी इनामात का जश्न मनाया तो वर्ल्ड गेट बंद होने लगा। जब तक वर्ल्ड गेट बंद हुआ, वादी आग से खाली हो चुकी थी। सिर्फ झुलसी हुई जमीन बाकी थी। काबिले नफरत इंसान। मुझे इस ताकत को जमा करने में सैकड़ों साल लगे, और अब ये सब खत्म हो गया है। तुम अपनी रूह के साथ इसकी कीमत अदा करोगे। मैं तुम्हें एक ऐसी कठपुतली में बदल दूंगा जो हमेशा मेरे हुक्म के तहत रहेगी, फुलियम डेमन किंग ने सैफ अली को घूरते हुए धाड़ कर कहा। फी अलहाल फुलियम डेमन किंग सिर्फ 8 मीटर लंबा था। ये अपने पिछले साइज के मुकाबले में एक शेरखार बच्चे की तरह लग रहा था। इसकी चमक भी बहुत कमजोर थी। फुलियम डेमन किंग उनसरी मखलूक, खुराफाती। लेवल 81, HP 32-00000/32-0000000। फुलियम डेमन किंग के पास अब खुराफाती राकुशस की HP भी नहीं थी। एक माना डिप्लेशन डफ ने भी उसके स्टेटस बार को सजा रखा था, जो पूरे 1 घंटे तक जारी रहा।
वर्ल्ड गेट ने इसकी इतनी तवानाई छीन ली है। गजबनाक फुलियम डेमन किंग को देखकर सैफ अली हैरान रह गया। वादी के शोले एक ऊंचे मैदान से निकले थे जिनमें बेमिसाल ताकत थी। फायर एलिमेंटल्स की तरफ से इस आग की बहुत ज्यादा तलाश की गई थी क्योंकि वो एलिमेंटल्स की ताकत को बढ़ा सकते थे। फुलियम डेमन किंग सिर्फ इसलिए इतना मजबूत हुआ था क्योंकि इसने मुसलसल इन शोलों की ताकत को जज्ब किया था। अब चूंकि वर्ल्ड गेट ने इन शोलों को उनके मंबा पर वापस कर दिया था, फुलियम डेमन किंग ने वो ताकत खो दी थी जो इसने सालों में जमा की थी। इसकी जिस्मानी शक्ल को तकवियत देने वाली तवानाई के खत्म होने के साथ ये फितरी बात थी कि फुलियम डेमन किंग कमजोर हो गया था। बस सैफ अली ने कभी नहीं सोचा था कि फुलियम डेमन किंग इतना कमजोर हो जाएगा। इस मकाम तक सोचने के बाद सैफ अली ने फरार के तमाम ख्यालात तर्क कर दिए। ये जिंदगी में एक बार मिलने वाला मौका था। जब माना डिप्लेशन डफ का वक्त खत्म हो जाएगा तो फुलियम डेमन किंग अपनी ताकत बहाल कर लेगा। अगरचे ये इतना मजबूत नहीं होगा जितना पहले था, लेकिन ये अब भी मौजूदा खिलाड़ियों की सलाहियतों से बाहर होगा। इससे पहले कि फुलियम डेमन किंग हमला कर पाता, सैफ अली ने पावर ऑफ डार्कनेस, फैंटम कनल और ड्रैगन सिविल को फ़ाल कर दिया। लेवल 68 के हाई लॉर्ड रैंक वाले ब्लैक ड्रैगन के पास लेवल 80 के खुराफाती राकुशस के खिलाफ 0 इम्कानात होने चाहिए, लेकिन अब ब्लैक ड्रैगन का कमजोर फुलियम डेमन किंग के खिलाफ पल्ला भारी था। जब ब्लैक ड्रैगन ने फुलियम डेमन किंग को मसरूफ रखा, सैफ अली ने कमजोर बास पर अपनी हर महारत को फ़ाल कर दिया। थंडर फुलियम एक्सपल्विजन, फुलियम बरस्ट, 9 ड्रैगन स्लैश, लाइटनिंग स्लैश। अगरचे कमजोर फुलियम डेमन किंग अब भी एक वर्ल्ड बास था जिसकी सलाहियत खिलाड़ियों को बैरूनी आलात इस्तेमाल करने से रोकती थी, लेकिन अब इससे कोई फर्क नहीं पड़ता था। बहरहाल फुलियम डेमन किंग का दिफा काफी हद तक गिर चुका था। अब सैफ अली के आम हमलों ने 30,000 से ज्यादा का नुकसान पहुंचाया, जबकि अहम ज़रबों ने 70,000 से ज्यादा का नुकसान पहुंचाया। यहां तक कि इसकी सबसे कमजोर महारत ने भी 100,000 से ज्यादा का नुकसान पहुंचाया। यहां तक कि जब फुलियम डेमन किंग ने अपने ताकतवर एओई हमले इस्तेमाल किए, सैफ अली, जिसके पास 400 से ज्यादा आग की मुजाहमत थी, इसे हर ज़रब से सिर्फ 3,000 से कुछ ज्यादा का नुकसान पहुंचा। फुलियम डेमन किंग की एचपी मुसलसल गिरती रही, 80, 50, 20। जब ब्लैक ड्रैगन का दौरानिया तकरीबन खत्म हो चुका था, फुलियम डेमन किंग की तकरीबन 10% एचपी बाकी थी। एक बार जब ब्लैक ड्रैगन चला गया तो सैफ अली को वर्ल्ड बास से डट कर लड़ना होगा। मुझे लगता है कि कोई और चारा नहीं है। सैफ अली ने अपनी मौजूदा हालत से समझौता करते हुए आह भरी। एक लम्हे बाद उसने एक बार फिर अपने बैग से शैतानी खुदा की मीरास निकाली। वर्ल्ड बास से बचने की कोशिश करना एक इंतहाई मुश्किल काम था। यह खास तौर पर अब सच था क्योंकि वो अपनी तमाम महारतें इस्तेमाल कर चुका था। मजीद बरा, ऐसा हर रोज नहीं होता था कि वो खुद को वर्ल्ड बास के खिलाफ इतनी साजगार पोजीशन में पाए। मरूफ अपने दांत पीसते हुए सैफ अली ने शैतानी खुदा की मीरास को फ़ाल करने के लिए अपनी खुसूसियात की कुर्बानी दी। फिर इसने गार्ड सिलर को फ़ाल किया। 5 गहरी काली तलवार की रोशनियों ने फौरी तौर पर फुलियम डेमन किंग को छेद दिया, जिससे सैफ अली के सामने पथरीली जमीन में 5 गहरी नालियां बन गईं। काबिले नफरत इंसान, अगर वर्ल्ड गेट ने मुझसे मेरी ताकत न छीनी होती। फुलियम डेमन किंग की आंखें गुस्से से जल उठीं जब इसने सैफ अली को घूरा, लेकिन इसके गुस्से के बावजूद फुलियम डेमन किंग की एचपी बिलाखिर 0 तक पहुंचने से पहले कम होना नहीं रुकी। बूम! जैसे ही फुलियम डेमन किंग जमीन पर गिरा, इसका दहकता हुआ जिस्म बिखरने लगा। कुछ ही देर बाद झुलसी हुई वादी में सिर्फ सैफ अली रह गया। ये कहानी अभी खत्म नहीं हुई। अगर आप इस सफर का हिस्सा बनना चाहते हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें।